पंजाब के लोग बहुत लग्जरियस वे में रहना और थोड़ा सा शान शौकत से रहना और उसमें करते हैं। हालांकि राजस्थान भी राजे रजवाड़ों का प्रदेश है। व्हाट्सएप के आने से पहले हम सेलेक्ट हो गए और मैगी के जाने से पहले हम हॉस्टल में रह लिए। आईपीएस सुरेंद्र लांबा जी, जो कि इस समय पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी हैं। यूपीएससी का क्रेज आज के समय में इतना ज़्यादा क्यों है? देखो, पहले तो यूपीएससी पैसे वाला प्रोफेशन नहीं है कभी। बहुत सारे लोग जो गलती से पैसे के माइंडसेट से सर्विस में आ जाते हैं, वो लोग फिर एग्जिट भी कर जाते हैं। एक आईपीएस की एवरेज सैलरी क्या होती है? अच्छा घर मिलता है, एक अच्छी कॉलोनी में होगा, ऑब्वियसली सारा करके मुझे लगता है 10 लाख रुपए से ज्यादा का स्टाफ उस पर डिप्लॉय करती होगी और रिसोर्सेज महीने के खर्च करती होगी। जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, जो जनरल है, वो इतना जनरल नहीं है। तो फिर मैं अटेम्प्ट ही खत्म कर देता हूँ ताकि ना रहेगा यूपीएससी और ना मेरा टाइम खराब होएगा। गॉड हैज बीन सो काइंड एंड चलो यहाँ पे आ गए। तो हैदराबाद में ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या सिखाया जाता है? ब्राउनिंग पिस्टल, ग्लॉक, AK-47 और इंसास और SLR और 303 और .22 से लेके और स्नाइपर तक और इवन रॉकेट लॉन्चर तक जो है सारा आपको एक्सपोजर देते हैं, ग्रेनेड वगैरह तक सारा सब कुछ। आईपीएस की ट्रेनिंग में ग्रे हाउंड अटैचमेंट भी होती है, जिसमें आप लोग जंगल में रहते हैं, कैंप लगा के और वहीं पे खाना बनाते हैं, नदियों से पानी निकाल के पीते हैं। ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से आप बहुत ज्यादा धुआं नहीं कर सकते कहीं पे, रात के टाइम पे तो बिल्कुल आग नहीं जला सकते। तो आईएएस बनना चाहिए या फिर आईपीएस? व्हाट इज बेटर एंड व्हाई? हमारे पास जैसे आज के दिन में ड्रग्स एक बड़ा चैलेंज है। इंटरनेशनल बॉर्डर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी फोकस है। एक पुलिस वाला भाई को मारते हुए देखता है, एक पुलिस वाला बेटे को माँ को मारते हुए देखता है, एक पुलिस वाला रेयर केसेस में रेप के इंसिडेंसेस देखता है जिसमें बहुत क्लोज रिलेटिव्स, इस तरीके के इंसिडेंट्स। Still he believes in relations, still he believes in the positivity of society. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज का पॉडकास्ट सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है आईपीएस सुरेंद्र लांबा जी, जो कि इस समय पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी हैं। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कब और कैसे शुरू करें, सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, किन स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, और एक आईपीएस की लाइफ कैसी होती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं, और सुरेंद्र लांबा जी की अभी तक की जर्नी कैसी रही, इन सभी सवालों पर आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईवोक इंडिया पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है सर लाइफ एक आईपीएस के तौर पर? जी देखो, आज के दिन में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गोइंग so far so good and it is going good, I would say. Awesome. जी। आपके लिए यूपीएससी कितना बड़ा सपना था व्हेन यू आर ग्रोइंग अप? इस इंटरेक्शन को दीक्षा जी हम बहुत कंफर्टेबली और नॉर्मल रखेंगे, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं मैं करूँगा और जो ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं वो अपने शेयर करूँगा। तो मैं सच्ची बात बताऊँ तो इनफैक्ट मुझे लगता है कॉलेज तक तो मुझे पता भी नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। तो जब हम लोग, आई एम बेसिकली एन इंजीनियर, तो जब थर्ड ईयर के आसपास जब हम लोग गए तो कुछ सीनियर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की कुछ लोगों ने, तो पता लगा कि एक ऐसा एग्ज़ाम होता है कि जिसको एग्ज़ाम को देने से आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो तब तक तो केवल हम सुनते थे कि कलेक्टर होता है, एक एसपी होता है, बट ना कभी क्यूरोसिटी हुई, ना कभी ध्यान दिया, ना पता था। तो यू कैन से इल इन्फॉर्म्ड या उस तरीके से। सो उसके बाद मुझे पता लगा कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है और जिससे जो है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने पे आप एसपी या कलेक्टर बन सकते हैं। तो आईपीएस आईएएस के बजाय एसपी कलेक्टर से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं लोग। तो उसके बाद से ये शुरुआत हुई जो हम इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे। जी। इंजीनियरिंग के बाद तो कॉर्पोरेट जॉब्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं, तो आपने क्यों सिविल सर्विसेज को चुना? बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। तो जब मैंने 2007 में इंजीनियरिंग किया था तो उस टाइम पे ऐसा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और ये बड़ा सेक्टर बूम पे था। तो यस डेफिनेटली कॉर्पोरेट में बहुत स्कोप था, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है, जैसे सभी लोग कहते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर में कॉर्पोरेट में जाने का वो था नहीं कि मैं कहीं प्राइवेट जॉब करूं। और मतलब वो मुझे एक अंदर से फीलिंग आती है, या जिसको जो कहते हैं आप, मतलब अभी नई लैंग्वेज में कह लो, किक मिलता है कहीं से कि भी मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगा, कुछ करूंगा, तो वो नहीं मुझे आया। तो आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग कि मुझे करना क्या है और किस तरीके से, हाउ शुड आई गो अबाउट इट, एंड देन तो इन बिटवीन ही ये यूपीएससी की जर्नी स्टेप बाय स्टेप देन स्टार्ट होती है। जी।
हमारा मतलब किसी भी बच्चे का मतलब खुद से ज़्यादा उसके पेरेंट्स का सपना होता है, जब बच्चा होता है तब से ही होता है कि हाँ, मेरा बेटा या बेटी आईपीएस, आईएएस बनेगा। और तो आपके साथ ऐसा था कि आपके पेरेंट्स भी शुरू से चाहते थे या बचपन से बोला गया था, ऐसा कुछ? नहीं दीक्षा जी देखो, दैट वे अगर मैं आज के बच्चों के कंपैरिजन में मैं करूं तो आई वाज अ लकी चाइल्ड जिसके पेरेंट्स की तरफ से उसको कोई टारगेट नहीं दिया हुआ था और कंफर्टेबली जो मैं चाह रहा था या जिस तरीके से मेरी लाइफ शेप अप हो रही थी या स्टेप बाय स्टेप, कोई ऐसा नहीं था कि पहले आपने इंजीनियरिंग मतलब जब 12th में साइंस मैथ्स थी तो क्या आपने आईआईटी जाना है या उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद आपने कॉरपोरेट ही जाना है या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपको ये फलानी नौकरी तक पहुंचना है, या ऐसा कोई कोई टास्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आई एम फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड, माई माई फादर इज ए फार्मर। और कभी ऐसा प्रेशराइज नहीं किया उन्होंने। आज के दिन में देखो कितनी, ये भी एक टॉपिक डिस्कशन वाला है और लंबा जा सकता है, बट आज के दिन में अ, हर पेरेंट पता नहीं मतलब अपने बच्चे को चांद पे पहुंचाने के लिए उसको ना उसकी जिंदगी के 20-25 साल ऐसे स्ट्रेसफुल निकाल देता है कि वो मुझे लगता है पेरेंट भी अपने बच्चे के साथ में इजी टाइम नहीं बिता पाते और बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ इजी टाइम नहीं बिता पाता। वो एक टारगेट को फॉलो करते रहते हैं। तो दैट वे आई वाज सो लकी एंड आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि मुझे कभी ये चीज़ बोली ही नहीं गई कि आपने ये, क्योंकि जो भी करो, अच्छा पढ़ो, दैट वाज द टारगेट कि अच्छा पढ़ो और अच्छा करो। तो तो दैट वे ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि जिससे यूपीएससी करना है और उसको क्रैक करना है या कोई टारगेट है। अपनी जर्नी के बारे में शुरू से बताएँगे, कहाँ पे मतलब आपका जन्म हुआ, कहाँ से स्कूलिंग की, कॉलेज कहाँ से किया? हाँ, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट। और बहुत सारे यूपीएससी इवन जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, आपने किया होगा, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट डायस्पोरा से आते हैं। तो मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली जो है वो एक एग्रेरियन फैमिली है, फार्मर्स हम लोग हैं। और मेरी 10th तक की जो एजुकेशन हुई वो गाँव के ही, घर से 5 मिनट की दूरी पे हमारा सरकारी स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। और 10th के बाद में फिर मैं जयपुर से पढ़ाई करी, तो जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल्स हैं और ये सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम में मैंने करी 12th तक। 11th-12th मेरे साइंस मैथ्स बैकग्राउंड था और 12th के बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो वो भी मैंने जयपुर के ही इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। तो उसके बाद स्टार्ट होता है धीरे-धीरे पीसीएस एग्ज़ाम्स की तरफ जाना। तो पहले मैंने पीसीएस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी आफ्टर ग्रेजुएशन, आई वुड से 2007-8 के बाद में। और उसके बाद में जो है लगभग 2 साल स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करी। साथ-साथ मैंने वहीं जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं पास आउट हुआ, वहाँ पे कुछ-कुछ पढ़ाता रहा एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर टाइप। और उसके बाद में स्टेट पीसीएस जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते-करते समहाउ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि फिर मैं यूपीएससी की तरफ मैंने फ़ोकस किया। एंड देन लगभग 3 साल के संघर्ष के बाद जो है फाइनली देन मेरा यूपीएससी क्रैक हुआ और मैं एज़ एन आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट हुआ। आपने बताया राजस्थान से आप हैं, लेकिन पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेते हैं आप, ये कैसे सीखी? देखो ये जो ऑल इंडिया सर्विस है, तो जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी है और इसकी ब्यूटी भी है। तो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के पीछे भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि पूरे देश में अलग-अलग रीजन्स के ऑफिसर्स हों और इस तरीके की डाइवर्सिटी और यूनिटी क्रिएट हो। तो और मैं जैसे एक आईपीएस ऑफिसर हूँ जिसका पब्लिक डीलिंग है और सपोज़ करो मैं राजस्थानी हूँ और मैं पंजाब में आ गया हूँ, तो मुझे डे टू डे बेसिस पे जिस पब्लिक को मैं डील करता हूँ, वो लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। जो पुलिस के साथ जो लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत ही हम कहेंगे कि सोसाइटी के हायर स्टेटस नहीं आते हैं। वो सारे लोग नॉर्मल या लोअर मिडल क्लास या बहुत हम्बल और बहुत उस तरीके से लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो उनके साथ कनेक्ट करना, उनको कंफर्टेबल बनाना या डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में इंटरेक्ट करना, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप उनकी
लैंग्वेज में उनसे बात कर सकते हो, तो वो ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाते हो। तो सिमिलरली बाकी सारे ऑफिसर्स के साथ भी ऐसा होता है, बट कोई ज़्यादा अच्छी बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। तो ऑन अ लाइटर नोट इसका क्रेडिट जो है धर्मेंद्र और सनी देओल की मूवीज़ को भी जाता है। तो जिसमें जिसने मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन पंजाबी लोगों को भी थोड़ी-सी पंजाबी मूवीज़ से भी सीखी है हम लोगों ने, तो वो कंफर्टेबल सा रहता है। और फिर यहाँ आके ऑब्वियसली अदरवाइज़ अगर आप बात करो तो राजस्थानी में जो लैंग्वेज में जो देसी वर्ड्स हैं और जो पंजाबी में जो ठेठ वर्ड्स हैं, वो काफ़ी कॉमन है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट भी आपको एक एज मिल जाता है इसमें। लेकिन राजस्थान का और पंजाब का कल्चर और एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैं खुद भी क्योंकि राजस्थान से हूँ इसलिए मैं बोल जी। रही हूँ। तो यहाँ पर आके फिर क्या चेंजेस आपको सबसे ज़्यादा लगे या क्या चैलेंजेस शुरुआत में फेस किए? हाँ, कल्चरल डिफरेंस देखो वैसे तो मिलता-जुलता अगर हम रूटीन में जैसे खाने-पीने की बात अगर करें पहनावे की बात करें या उस तरीके की जो चीज़ें हैं तो उसमें राजस्थान के लोग बहुत सिंपल होते हैं। पंजाब के लोग बहुत थोड़ा-सा फ्लैशी एंड दैट वे थोड़ा-सा लग्ज़रियस वे में रहना और थोड़ा-सा शान-ओ-शौकत से रहना और उसमें करते हैं। हालाँकि राजस्थान भी राजे-रजवाड़ों का प्रदेश है और वहाँ पे बट लेकिन फिर भी वो बट बहुत बट डिसेंट थोड़ा-सा रहते हैं। हाँ, डिसेंट है और कम फ्लैशी हैं। और कंपैरेटिवली यहाँ के लोग ज़्यादा फ्लैशी हैं और व्हिच इज़ रीज़न पंजाब की आप देखेंगे ये दूसरा टॉपिक डाइवर्ट हो जा रहा है बट अदरवाइज़ कि आप देखेंगे कि जो गरीब लोगों में कर्जे की वजह से सुसाइड रेट होता है, तो वो पंजाब में ज़्यादा है, राजस्थान में नहीं है। व्हेयरएज़ अगर राजस्थान में लोग हैं तो उनके पास में मौसम की मार भी है, ज़मीनों की इतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान में नहीं हैं बट पंजाब में हैं। स्टिल जो है क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेस चीज़ें हैं, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, तो जिसमें से एक फैक्टर छोटा-सा मैंने आपको बताया कि स्टिल तो राजस्थानी लोग थोड़ा-सा टफ़ उस तरीके से होते हैं कि पैसा हिसाब से ही खर्च करते हैं। तो यहाँ पे खुले दिल से खर्च करते हैं, तो ये एक बड़ा फ़र्क है। दूसरा खाना भी हमारा थोड़ा राजस्थान में सिंपल होता है, यहाँ पे थोड़ा डीप फ्राई का कल्चर है ना? तो छोले भटूरे और दाल मखनी और वो घी जब तक ऊपर से तैरता हुआ ना हो तो उस तरीके से बट इट इज़ गुड टू बी इन पंजाब। हाँ। मतलब अब आप पूरी तरह से लेकिन रम गए हैं यहाँ पर हाँ भी। जी, हाँ जी, अब तो बिल्कुल आप मेक आउट कर पाएँगे अगर मेरी हिंदी भी होगी तो उसमें भी आपको पंजाबी टच आ रहा होगा, हाँ। तो उस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल आप हो जाते हो लोकल कल्चर में तो वो चीज़ है। चलो हम वापस से अपने टॉपिक्स पे आएँगे। जब आपने प्रिपरेशन की थी तो सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ऑनलाइन कोर्सेज़ इतने ज़्यादा नहीं थे जैसे आज हैं। तो ये जो अब चेंजेज़ आए हैं तो उसको आप एक एडेड बेनिफिट मानते हैं? आपको क्या लगता है कि नया डिस्ट्रैक्शन आ गया बच्चों के लिए? हाँ, आज के दिन में देखो जो चीज़ें हैं, जैसे अगर मेरे टाइम में बात करें तो हम लोग नोट्स फ़ोटोकॉपी करवाते थे, मुखर्जी नगर जाते थे, वहाँ से नोट्स इकट्ठे करते थे अलग-अलग, वो फ़ोटो स्टेट्स में फिर सारे सेट मिलते थे, वो लेके आते थे, हार्ड कॉपीज़ पढ़ते थे सारा सब कुछ। कुछ भी चीज़ कोई क्वेरी होती थी तो वो इंटरनेट जीपीआरएस होता था, ₹50 का मुश्किल से हम महीने में रिचार्ज कराते थे और वो धीरे-धीरे चल के उसने कुछ गूगल पे कुछ सर्च करके बताना था, तो इस तरीके से। आज के दिन में आपके पास इतना सारा सब कुछ मटेरियल है कि एक चीज़ के बारे में ही आपको वैरायटी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन। तो बट ये एक डबल एज स्वॉर्ड है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत हो गया। दूसरा जो है लेवल ऑफ कंपटीशन भी उसी तरीके का बढ़ गया है। जो वो आपको रेडीमेड मटेरियल परोस रहा है, वो दूसरे वाले कॉम्पिटिटर को भी परोस रहा है। तो तीसरा जो है, जो एक एस्पिरेंट की खुद की क्रिएटिविटी है या खुद का एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, वो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इस चीज़ से थोड़ा हैम्पर हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं बट टाइम के साथ चलना पड़ रहा है, तो सारी सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, स्क्रीन टाइम से बचना अपने आप में एक जैसे हमारे टाइम पे ये था कह सकते हैं 2011-12 तक मतलब एक लाइटर नोट पे चलता था कि अच्छा हुआ हॉस्टल लाइफ में मैगी थी, तो जब मैगी बैन हुई थी तब ये चलता था और जब तक सेलेक्ट हुए उससे पहले व्हाट्सएप नहीं आया। तो व्हाट्सएप के आने से पहले हम सेलेक्ट हो गए और मैगी के जाने से पहले हम हॉस्टल में रह लिए। तो जैसे हॉस्टल में मैगी इम्पोर्टेंट थी और अब व्हाट्सएप जितना अब वो तो व्हाट्सएप के बाद में तो अब तो बहुत सारे आ गए बट व्हाट्सएप जितना डिस्ट्रैक्ट कर रहा था तो उससे उस तरीके से ये एक कहावत चली थी उस टाइम पे। तो अब तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें इतना स्क्रीन टाइम हो रखा है लोगों का कि अब पूछो मत। आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मतलब आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कि नहीं हैं? अभी एज एन एसएसपी हियर इन दिस डिस्ट्रिक्ट
तो जब से मैं यहाँ आया हूँ पिछले 1 महीने से, तो मेरा स्क्रीन टाइम में स्क्रॉलिंग टाइम नहीं है, केवल कॉल अटेंड करने वाला टाइम है, और वो अराउंड 7-8 आवर्स चल रहा है पिछले 20 एक दिन से। तो बट इट विल रिड्यूस अप टू 4 आवर्स आई थिंक इन नेक्स्ट कमिंग डेज होपफुली। जी। आप मतलब किस पे बिलीव करते हैं, जो बुक से हम लोग खुद से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर जो ऑनलाइन स्टडी हम लोग करने लग गए हैं वो? देखिए, दोनों ही चीज़ें अपनी-अपनी जगह ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो हमें लैंग्वेज का फ्लो समझ में आता है, और जब हम उस सारी चीज़ को पढ़ते हैं तो बहुत माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं, या उसका फ्लो जो होता है उसको हम उसी तरीके से ग्रास्प कर पाते हैं। तो वो एक नेचुरल फ्लो होता है। बट जब रेडीमेड होता है तो टाइम की कमी की वजह से आप कह लीजिए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कम टाइम में कवर कर पाते हैं। तो दोनों के ही अपने-अपने एडवांटेज हैं। कि ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें बुक से पढ़ें, और वो पहले भी होता था, पहले भी वो समरी बुक्स भी आती थी। तो बट अब ज़्यादा हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो रीडिंग हैबिट्स है, अब आजकल आप देख रहे हैं कि कोई ऑथर अपनी बुक पब्लिश करता है, कुछ लोगों की बड़ी अच्छी हैबिट होती है पूरी बुक पढ़ने की। तो कुछ लोग जो टाइम बचाने के चक्कर में कह लीजिए, टाइम की कमी के चक्कर में कह लीजिए, वो बुक समरी पढ़ते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें अब तो हैं। ऑडियो बुक्स भी चल गए हैं, ऑडियो बुक्स भी आ स्पॉटिफ़ाई पे गई है। आप ऑडियो यस, सुन यस, सकते यस। हैं। अपनी एक्सरसाइज करते हुए, जिम करते हुए, रनिंग करते हुए भी लोग या सुनते हैं। तो वो अलग-अलग कन्वीनियंस के हिसाब से, प्लस डिपेंडिंग ऑन दी आई वुड से द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और द पर्सन्स इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, ये चीज़ें हैं। बट दोनों की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जॉइन किए थे प्रिपरेशन के टाइम पे या सेल्फ स्टडी? हाँ जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्टिंग में किया था। पहले हमने सेल्फ स्टडी की, फिर एक हमारे गाइड और मेंटर हैं राजस्थान में, जयपुर से ही, स्प्रिंग बोर्ड में दिलीप सर जो हैं, तो वो जब अपना स्टार्टिंग फेज़ कर रहे थे, तब हम उन लोगों के साथ में थे, तो उनके साथ पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे हमें। उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम के लिए दिल्ली गया, वहाँ पे सब्जेक्ट के लिए मैंने कोचिंग लिया, तो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो उसके लिए थोड़ा टाइम फिलोसॉफी के लिए भी कोचिंग लिया। बट उसके बाद में फिर देन फर्दर सेल्फ स्टडी सारा किया। तो आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा कोचिंग हो गया है, तो हमने थोड़ा-सा कम कोचिंग किया। बट हाँ, मतलब ये भी एक फैक्टर है इसमें। लेकिन आज के समय में आपको नहीं लगता है कि जैसे यूपीएससी इतना इम्पोर्टेंट और प्रेस्टिजियस पेपर है, तो उसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक बिजनेस बन गए हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट, यस, कोचिंग इंस्टीट्यूट धीरे-धीरे जाके, मतलब इतना पहले नहीं था, बट अब थोड़ा कमर्शियलाइज़ेशन ज़्यादा हो गया है। जो पैकेजेज़ के रेट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर उन्होंने एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर दिया है, और जिस तरीके का मटेरियल फ़ीड कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। पहले तो सिंपली आप जाओ कोचिंग के अंदर, टीचर पढ़ाता था, आप अपने खुद के नोट बनाओ और खुद पढ़ो। इट वाज़ सो सिंपल। अब तो नोट्स भी आते हैं, क्वेश्चनेयर्स भी आते हैं, उनके फिर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, और पता नहीं, मतलब आगे से आगे समरीज़ भी, ये वो। तो वो उसी तरीके से, मतलब ये बेसिकली इट इज़ मार्केट डिमांड के हिसाब से कोचिंग सर्व कर रहे हैं, और कोचिंग के हिसाब से मार्केट डिमांड कर रहा है। तो इट इज़ इंटरडिपेंडेबल थिंग। बट ज़्यादा हो गया है, और अब मुझे लगता है लोगों में पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है काफ़ी। तो उस वजह से भी ये, इसको हम कह सकते हैं कि बिज़नेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और ऑनलाइन की वजह से भी एक इसमें जो आफ्टर कोविड जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि बीच में भी बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जो बच्चा यूपीएससी क्रैक करता है उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें इतने पैसे पे कर देंगे, तुम्हें बस ये बोलना है कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, और हम तुम्हारी बोर्ड पे और पैम्पलेट पे फोटोज़ वगैरह लगा देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये तो मिसलीडिंग बेसिकली चीज़ है। अगर कोई इस तरीके से, हाँ, डेफ़िनेटली कुछ लोग करते होंगे और करते भी हैं इस तरीके की चीज़ें। तो इसमें 2 अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो सभी इंस्टीट्यूट वाले उनसे फ़ॉर्म भरवाते हैं मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस का। तो जनरली मॉक इंटरव्यू फ्री होता है, और इंस्टीट्यूट वाले फ्री मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, और बदले में वो अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, तो उसका नाम वो अपने उसमें छाप देते हैं। तो वन इज़ दिस पार्ट। और चाहे वो स्टूडेंट फॉर्म भरने के बाद उसमें मॉक इंटरव्यू देने गया, नहीं गया, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर उसने वो फॉर्म भरा हुआ है, तो दे पब्लिश दियर नेम। सेकंड, जो आप बता रहे हैं कि कोई टॉपर्स को हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे, कि कोई सेल्फ स्टडी करके बनाया या कुछ कुछ बनाया, तो वो फिर इंगेज करके मॉनेटरी
उसमें करते हैं। तो बट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है मुझे लगता है उसको इस तरीके के फिर मिसलीडिंग चीज़ों में आके और करने के बजाय बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो जिस रास्ते से सेल्फ स्टडी करके या किस तरीके से हुआ है तो उसको गाइड करना चाहिए सो दैट इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। आज के समय में अगर हम देखें तो यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं अगर हम पैसे के तौर पे ही देखें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने वाले प्रोफेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी का क्रेज़ आज के समय में इतना ज़्यादा क्यों है? देखो पहले तो यूपीएससी पैसे वाला प्रोफेशन नहीं है कभी भी। इट इज़ बेसिकली यू नो सर्विस। एंड बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो गलती से पैसे के माइंडसेट से सर्विस में आ जाते हैं वो लोग फिर कुछ लोग एग्जिट भी कर जाते हैं। तो यूपीएससी एंड पैसा आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अगर जिसने पैसे कमाना है वो बिजनेस में जाए, वो कॉरपोरेट में जाए, वो उस तरीके से जाए। यूपीएससी में अगर आप आ रहे हैं तो आप उसी माइंडसेट से आए कि आपने अ, अ, लोगों के लिए काम करना है। ये मैं केवल आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या आइडियल बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे जिसने भी आईएएस, आईपीएस बन के जो खास तौर पे जो फील्ड डीलिंग में आना है, जिन्होंने डील करने के लिए आना है, तो यहाँ लोगों के लिए काम करने के माइंडसेट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको अपहोल्ड करने के माइंडसेट्स हैं। और जो गरीब है उसके साथ खड़ा रहने के माइंडसेट से अगर कोई आदमी आता है तो वो इसमें सेटिस्फाइड रह के और अपनी कॉन्शियस के साथ काम करके और आगे प्रोफेशनली ग्रो कर सकता है। अगर कोई दूसरे माइंडसेट से आता है तो फिर वो उसके लिए ये जगह गलत होगी। तो मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा, मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि लोगों के मन में इतना ज़्यादा क्रेज़ है यूपीएससी को लेकर? क्योंकि सिविल सर्विसेज को लेकर जो क्रेज़ है वो अनमैचेबल है, तो ऐसा क्यों है? क्या मतलब बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग सा लगता है, ये रीज़न हो सकता है? देखो ये स्टोरी के दो दो साइड्स हैं, है ना? एक जो कैंडिडेट सेलेक्ट होके सर्विस में आ गया है और उसने 5-7 इयर्स ऑफ द लाइफ सर्विस में बिता लिए हैं, तो उसका आप जब बात करेंगे तो वो एक अलग आपको पर्सपेक्टिव देगा सर्विस के बारे में और उसके फ़ैसिनेटिंग होने के बारे में। दूसरा होता है जो जो एस्पिरेंट है, उसके बारे में। तो मुझे लगता है जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़्यादा इसलिए होता है, 2-3 अलग-अलग फैक्टर हैं, जिसमें से एक फैक्टर होगा कि जो पब्लिक परसेप्शन है, दैट प्लेज अ बिग रोल। सेकंड इज कि जो बहुत सारे एस्पिरेंट एक मिडिल क्लास कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, तो जिनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाके और काम करने के लिए भी, प्लस एक सोशल रिकॉग्निशन के लिए भी, क्योंकि ये आपको वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल रिकॉग्निशन देता है। तो जिससे कि अब हमारी सोसाइटी का ताना-बाना एक इस तरीके का बना हुआ है। देखो मतलब मेरी बात बहुत कैसे भी ली जा सकती है, बट हर एक इंसान जो है अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस समझता है। तो सोसाइटी जो है वो उसको रिगार्ड, रिस्पेक्ट या उसको ज़्यादा एप्रिशिएट करती है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। अब अगर कोई सिविल सर्विसेज में आ गया है, कोई चाहे स्टेट पीसीएस में आ गया है, चाहे यूपीएससी में आ गया है, तो सोसाइटी, इसको आप जो मर्जी कह लो, तो सोसाइटी को लगता है कि ये हमारे कभी भी किसी भी टाइम मुसीबत में काम आ सकता है, तो दे अप्रिशिएट दैट पर्सन। और बिकॉज वो पर्सन कहीं ना कहीं, हम उसी सोसाइटी का पार्ट है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं एक सोशल रिकॉग्निशन ढूंढता है और उसको उस पोजीशन की वजह से एक सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो उस चीज़ के लिए एक्सपायर करता है, कि भाई मैं जाऊं, 10 लोग मेरे को रिगार्ड करें, रेस्पेक्ट करें, पूछें। वो उनका अपना इंटरेस्ट है उसको पूछने का, और उसका अपना इंटरेस्ट है सर्विस में आने का कि भी मुझे सोशल रिकॉग्निशन। दिस इज वन पार्ट। दी अदर पार्ट कैन बी कि जेन्युइनली लोग रेस्पेक्ट करते हैं, रीजन बीइंग कि आप एक सिस्टम को अच्छा कंट्रीब्यूट करने के लिए आप काम कर सकते हैं। एंड दी एस्पिरेंट ऑल्सो फील्स कि भाई मैं सिस्टम में जाके जो चीज़ मैं खुद चेंज देखना चाहता हूँ इन दी सोसाइटी और इन द सिस्टम, तो वाई आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एंड देन आई शुड वर्क फॉर अपहोल्डिंग दोज वैल्यूज और इम्प्रूविंग फॉर दोज वैल्यूज। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है। एज एन एस्पिरेंट अगर मुझे बात करो तो मेरे लिए दो फैक्टर्स हैं। एक सोसाइटी कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में किक के लिए करती है, और दूसरा जो है मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ है कि मैं
या तो बाहर से खड़ा रह के सिस्टम को कमियां निकालता रहूं, या सिस्टम का पार्ट बन के उसमें वॉट एवर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट आई शुड ट्राई टू डू दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड उस कॉन्ट्रीब्यूशन के बाई प्रोडक्ट के रूप में ही आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो जिसमें सोसाइटी के कुछ लोग भी आपसे जो हेल्प मांग रहे हैं उनकी भी आप, और ऑब्वियसली आप जेन्युइन हेल्प ही करोगे, कोई गलत काम तो आप कर नहीं सकते। तो दैट वे, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसको, बट इट इज़ थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल कि भी किक कैसे मिलता है या क्यों आप एस्पिरेंट्स हैं। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। कुछ लोग जो आपने बात कही, तो कुछ लोग जो अ, वैसे मुझे लगता है बहुत रेयर परसेंटेज होगा, बट कुछ लोग पैसे के चक्कर में भी यूपीएससी के पीछे आते हैं, बट उनको फिर वापस ही जाना पड़ता है, या फिर वो दे आर इनटू ट्रबल। बट जो लोग सेवा के भाव से आते हैं, जो लोग लोगों को सर्व करने के भाव से आते हैं, तो उनके लिए दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम द अदर एवेन्यूज। आपने जैसे बताया कि हम जब ऐसे पोस्ट पे होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, तो लोग देख के सोचते हैं कि हाँ हमारे ये किस काम आ सकता है या कुछ। अब आप भी आईपीएस हैं, एसएसपी के पद पर हैं, आपके पास भी ऐसे कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के या नोन के कॉल्स आते होंगे कि हाँ हमारा ये काम करवा दीजिए, ऐसा है, ये हेल्प चाहिए, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? मुझे लगता है सभी के साथ होता है, मतलब जो भी जानने वाला होगा, या इवन मतलब अगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो इस डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोई बंदा होगा वो तो मुझे ऑब्वियसली अपने हर मुसीबत परेशानी के लिए मुझे करेगा ही। बट उसके अलावा भी मेरे को दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई वो स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, तो इफ एनीवन इज इन टू एनी ट्रबल एंड दे लुक अप टू समथिंग कि यार मुझे हेल्प चाहिए, तो एटलीस्ट दे हैव अ रेफरेंस कि जी उनसे बात कर लेते हैं, तो मे बी दे कैन गाइड। तो दैट यू फील गुड ऑल्सो। मतलब व्हाट इज द हार्म इन इट। मतलब मुझे नहीं लगता कि भी कभी भी बंदे को ये सोच के नहीं करना चाहिए कि यार ये सब लोग अपने काम के लिए करते हैं। ठीक है, आप उस पोजीशन में हो इसलिए आपको याद कर रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो नहीं करते। अगर आप कॉर्पोरेट में बैठे होते तो कोई फोन नहीं करता आपको कि भी। तो इस पे मतलब खुले दिल से हेल्प करनी चाहिए लोगों की, जो भी सही हो सकता है उसके लिए। अ, एक आईपीएस की एवरेज सैलरी क्या होती है? अभी मेरी सैलरी लगभग 1.25 लाख रुपए आती है हर महीने। तो ये है, बाकी विथ सर्विस ये बढ़ती रहती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक जब एएसपी की अराउंड 80-85,000 के आसपास होगी, और उससे अब मैं सीनियर टाइम में हूँ, तो मेरी अराउंड 1.25 लाख के आसपास आती है। मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी होती है आप बता रहे हैं वो 85 से शुरू हाँ, होती है? 90,000 के आसपास, ओके, 85। तो इसका प्रमोशन जो होता है वो उसका प्रमोशन का बेसिकली यूपीएससी में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें टाइम बाउंड एलिजिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसीज एंड टाइम बाउंड वो होता है। जैसे ही भर्ती होगा, डायरेक्ट रिक्रूट्स बोलते हैं आईपीएस में, तो डायरेक्ट रिक्रूट होगा, वो एज एएसपी भर्ती होगा अंडर ट्रेनिंग। तो उसके बाद में 4 इयर्स की सर्विस के बाद में उसको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं देसी भाषा में वो एसपी रैंक पे आ जाएगा। एसपी के बाद में फिर 9 इयर्स पे उसको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, देन 13 इयर्स की सर्विस पे मिलेगा, देन 14 इयर्स की सर्विस पे वो डीआईजी बनेगा, देन 18 इयर्स पे वो आईजी की सर्विस पे जाएगा, आईजी के रैंक पे एलिजिबल हो जाएगा, 25 इयर्स पे ईडीजी रैंक पे जाएगा, 30 इयर्स में वो डीजी इक्वलेंट रैंक के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसीज फिर प्रमोशन। तो अच्छी एवेन्यूज है प्रमोशन की। तो मतलब ये जो प्रमोशन होता है ये ईयर बाय ईयर मतलब फिक्स होता है या फिर परफॉर्मेंस के बेस पे आप भी एलिजिबल हो जाते प्रमोशन? हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए, उसके बाद वैकेंसी के हिसाब से। और यस, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज बैठती हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करती हैं, और कुछ एडवर्स रिमार्क्स हैं तो फिर देन आप प्रमोशन से ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। मेरे को अब जानना है कि मतलब एक आईपीएस को और पर्क्स क्या-क्या मिलते हैं? क्योंकि और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं आईएएस, आईपीएस के और सबसे ये सवाल किया गया है कि पर्क्स क्या-क्या मिलते हैं? तो वो बहुत बताते हैं कि हाँ, एक घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, हाउस हेल्प मिल जाते हैं। कोई अच्छा फ़ैसिनेटिंग सा जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो मैं चाहूँगी आप बताएँ ताकि एस्पिरेंट्स भी देखें तो वो और मोटिवेट हों कि हाँ, हमें भी ये सब मिलेगा तो हम और अच्छे से तैयारी करते हैं। देखो इसमें फिर बात वही होती है, जब एस्पिरेंट होता है तो अलग बात करता है। अब जो मैं आई एम 13 इयर्स डाउन दी सर्विस, तो अलग अलग बातें फिर थोड़ा सा आप कहोगे कि ज्ञान वाली बातें होने लग जाती है। बट देर आर टू फैसिनेटिंग फैक्टर्स। वन इज द इनर पार्ट एंड द स्पिरिचुअल पार्ट, एंड द सेकंड इज द मेटेरियलिस्टिक पार्ट। तो द सेटिस्फैक्टरी पार्ट एंड द बिगेस्ट पर्क इन द सर्विस इज कि जब आप
कुर्सी पे बैठते हैं और जब आपके पास में कोई फरियादी आता है जिसकी कहीं पे बात नहीं सुनी जा रही है और उसकी बात या उसकी बहुत बड़ी तकलीफ, जो उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है, पहाड़ के समान है, वो आप एक विद अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन और विद जस्ट अ कॉल आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आई वुड से दैट इज द बिगेस्ट पर्क फॉर मी, द सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ माई कॉन्शियस। उसके अलावा जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, तो वो तो सारी मिलती ही हैं। आपको एक अच्छा घर मिलता है, जो एक अच्छी कॉलोनी में होगा ऑब्वियसली, तो जिसमें रूटीन में आप मतलब नहीं वहाँ पे जा सकते हैं या रह सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको सरकार गाड़ी देती है, आपको आपके साथ सिक्योरिटी होती है आपकी, वो बीइंग इन द प्रोफेशन, वो बाय रिक्वायरमेंट है वो। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं, बाकी स्टाफ होता है, घर के लिए स्टाफ होता है, ऑफिस के लिए स्टाफ होता है, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है सरकार एक आईपीएस ऑफिसर पे ये सारी एमिनिटीज़ के हिसाब से और सारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अगर उसका देखो, सारा स्टाफ का डिप्लॉयमेंट वगैरह सारा देखो, तो सारा करके मुझे लगता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा का स्टाफ उस पर डिप्लॉय करती होगी और रिसोर्सेज महीने के खर्च करती होगी। तो बट वो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, यू नो, वो आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो सारा इज फॉर योर प्रोफेशनल ड्यूटीज। तो अगर आप किक की बात कर रहे हैं, तो माई थिंग कैन बी मोटिवेटिंग ऑल्सो एंड डीमोटिवेटिंग ऑल्सो, कि योर योर कॉन्शियस सेटिस्फैक्शन इज द मेन किक इन द लॉन्गर टर्म। शॉर्टर टर्म्स में आप घर के लिए आप किक ले सकते हैं, आप गाड़ी के लिए किक ले सकते हैं, तो बट ये सेटिस्फेक्शन जो है ये आपको जॉब देती है। तो ये सारे पर्क्स जब तब तक ही होते हैं जब तक आप लोग सर्विस में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऑब्वियसली जब तक आप सेवा निभा रहे हैं, ये जॉब नहीं है, बेसिकली तो सेवा ही है। जब तक आप सेवा निभा रहे हैं तब तक आपको पर्क्स मिल रहे हैं। और उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, तो जो आपको पेंशन मिलती है, अभी तो हमारी तो पेंशन भी नहीं है। अभी तो अभी सरकार ने फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है। पहले एनपीएस चल रहा था, और दैट दैट डजंट मैटर, वो तो चलो पार्ट ऑफ सभी के लिए सेम ही है, वो तो किसी एक के लिए नहीं है। जी। तो हमने ये सब तो बता दिया है स्टूडेंट्स को कि क्या-क्या हमें मिलता है। अब वहाँ तक पहुँचना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। अब मान लीजिए अगर मैं कॉलेज में एनरोल हो गई हूँ, मुझे किसी ने मोटिवेट कर दिया, मुझे सजेस्ट कर दिया कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए और मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है। तो मैं अपना सेल्फ एनालिसिस कैसे करूँ कि हाँ, मैं उसके कैपेबल हूँ भी या फिर नहीं? देखिए, इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है कि यू शुड नो योर व्हाई। जो मैं सबको कहता हूँ कि यू शुड हैव योर ओन व्हाई, कि व्हाई यू वांट टू गो इनटू यूपीएससी। नॉट बिकॉज़ कि आपने किसी ऑफिसर को देख लिया है, नॉट बिकॉज़ कि आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया है और बस आप यूपीएससी करना चाह रहे हैं। तो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, बट यू शुड हैव योर ओन व्हाई। जैसे हमने अलग-अलग बातें करी कि कोई एक सोशल स्ट्रेटा में अपने आप को एक बेटर पोजीशन में प्लेस करने के लिए यूपीएससी एक उसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। किसी के मन में है सिस्टम में चीज़ें पॉजिटिव चेंज लाने की और काम करने का, और उसमें वो कमिटमेंट है, उसमें वो डेडिकेशन है, उसमें वो एप्टीट्यूड है, वो काम करना चाहता है, तो वो उसका एक वाई हो सकता है। किसी को वैसे ही मतलब अट्रैक्शन है, उसको इतना अट्रैक्शन है यूनिफॉर्म से या सिविल सर्विसेज से, कि भी वो उसके लिए हार्ड वर्क कर सकता है, तो दैट कैन अगेन बी अ वाई। तो डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट के हिसाब से उसके डिफरेंट वाइज हो सकते हैं। तो एक तो वो आपको थोड़ा सा नेविगेट करने में हेल्प करता है कि आप जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि किसी और के कहने से जाने वाला रास्ता जो है वो थोड़े टाइम तक ही जा सकता है। जैसे ही मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो फिर बंदा वापस मुड़ के आ जाता है। दूसरा जो चीज़ है, आपको अपना खुद का एप्टीट्यूड देखने की भी ज़रूरत है। बट यूपीएससी में फ़ायदा ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हैं, तो जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ये सारी सर्विसेज, तो जिसमें डिपेंडिंग ऑन द एप्टीट्यूड आप अलग-अलग सर्विसेज सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। तो आप कितनी सिंसियरिटी के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं और कितना आपका कमिटमेंट है काम करने का, तो उसके बाद में आप यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि भी ये वाले बंदे का सिलेक्शन होएगा और ये वाले का नहीं होएगा। जस्ट एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए और एक कमिटमेंट और डेडिकेशन चाहिए उस टारगेट को अचीव करने का। तो उसके बाद में आई थिंक एनीवन कैन स्टार्ट फॉर इट। हाँ, उसके बाद में फिर उस टारगेट के लिए जब तक आप काम करते रहते हो, तो वो बड़े सिंसियरिटी, डिसिप्लिन और मोटिवेशन के साथ उसके लिए काम करने की ज़रूरत है।
अब मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए व्हाट शुड आई डू? कहाँ से मैं शुरुआत करूँ? क्या मेरा रोड मैप होना चाहिए और डेली रूटीन मेरा क्या होना चाहिए? जिसमें दो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने पूछी हैं। एक हो गया कि मुझे स्टार्ट कैसे करना चाहिए, एक मेरा डेली रूटीन कैसे होना चाहिए। तो डेली रूटीन पे अगर हम फर्स्ट आते हैं, तो डेली रूटीन हर एक इंडिविजुअल का एक डिफरेंट सेटअप होता है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मुझे कभी भी सुबह जल्दी उठ के मेरे से पढ़ाई नहीं होती, बट मैं लेट नाइट तक, रात को 2 बजे तक पढ़ सकता हूँ। सुबह मुझे लेट तक सोना है। तो वो कैंडिडेट के ऊपर खुद पे डिपेंड करता है, जो एस्पिरेंट पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कंफर्टेबल है। बजाय उसको अपने आप को कस्टमाइज़ करने के कि आइडियल चीज़ के हिसाब से, हमें फ़ोकस करना चाहिए रिज़ल्ट के ऊपर। हाँ, कोई सुबह उठ के पढ़ सकता है तो दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन। बट अगर वही चीज़ मैं लेट नाइट पढ़ के अपना सारा काम खत्म करके बेफ़िक्र होके सो रहा हूँ और सुबह आराम से अपना दिन 8-9 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, या कोई बंदा सुबह उठ के 4 बजे स्टार्ट कर रहा है और रात को 10 बजे सो जा रहा है, तो दिस इज़ एन इंडिविजुअल पार्ट। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि आप 8 से 10 घंटे दिन में निकाल के उसके लिए स्टडी कर लें। 8 भी हैं, 10 भी हैं, कोई 12 भी पढ़ सकता है, कोई 8 में भी वो रिज़ल्ट ला सकता है, कोई 12 में भी वो रिज़ल्ट ला सकता है। इसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप 12 ही 12 पढ़ेंगे या 8 ही 8 पढ़ेंगे। बट 8 आवर्स टू 10 आवर्स सिंसियरली आप करें। बट इसमें भी ऐसा होता है और सभी के साथ ऐसा होता है कि महीने में आपके 2, 3 या 4 दिन ऐसे जाएँगे जब आपकी पढ़ाई नहीं होती है। तो विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि आपकी माइंड की भी एक कैपेसिटी है, बॉडी आल्सो नीड अ ब्रेक एंड माइंड आल्सो नीड्स। एंड हम सब लोग सोशल एक्टिव क्रिएचर्स हैं, तो हमारा किसी न किसी चीज़ में वो आ जाता है। तो वो दैट इज़ अ नॉर्मल फीचर, उसमें कोई वो बात नहीं है। बट ऑन एन एवरेज आपका महीने का 25-26 डेज़ जो हैं, वो इस डिसिप्लिन से अगर आप काम करते हैं तो दैट इज़ गुड। उसके साथ-साथ आप ज़रूर किसी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, तो उसमें ज़रूर मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटा टाइम बिताना चाहिए। प्लस जो हैं उसमें सब में टाइम बिताने के साथ-साथ एक रूटीन इंटरेक्शन से फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हमारे हमारे माइंड को ब्रेक चाहिए, और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको याद रखने के लिए या उनको रिटेन करने के लिए उसको थोड़ा-सा लाइट फ़ील होना ज़रूरी है। मतलब वो ऐसा ना हो जाए कि बस उसमें ही चले जा रहे हैं और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्योंकि जब आप लुक बैक करते हैं, आप डेली पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप 3 महीने बाद देखेंगे कि अच्छा पहले क्या पढ़ा था? तो यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग बाय रिकॉलिंग। You will know remember things as an answer of some question. ऐसे अगर मैं आप मुझे पढ़ोगे, ये बुक की समरी मुझे समझा दो, तो मैं नहीं बता पाऊँ। बट अगर आप मुझे सवाल पूछेंगे तो मे बी मैं उसका जवाब दे पाऊँगा। तो दैट इज़ एन मतलब मेमोरी का फॉर्मेट ही इस तरीके का होता है कि वो उसी तरीके से एग्ज़ाम से सबसे पहले वाले दिन सबको लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। हाँ। जब एग्ज़ाम देने जाता है तो हुँ। उसको फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसके आंसर से याद आ रहे होते हैं। तो दिस इज़ नॉर्मल फिनोमेना। बहुत सारे कैंडिडेट जो ऐसे होता है कि एग्ज़ाम से पहले वाले दिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फीलिंग वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करते, वो वाला। तो ये सभी के साथ होता है। कुछ लोगों के साथ में भी नहीं होता होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था सभी लोगों के साथ। तो दिस इज़ अ डेली रूटीन का जो मोटा-मोटा सा है। उसके अलावा हाउ टू गो अबाउट प्रिपेयरिंग ना, हाउ टू स्टार्ट। तो इसमें 2-3 अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे एक आप बेसिक जिसको हम जनरल अवेयरनेस यूपीएससी में हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, बट रूटीन भाषा में हम बोलते हैं उसको जनरल नॉलेज। तो जो जो है तो जो जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, जो जनरल है वो जनरल इतना जनरल नहीं है, हर आदमी को नहीं पता है वो। तो वो काफ़ी मुश्किल नॉलेज है जिसको हम जनरल अवेयरनेस बोल देती है यूपीएससी। तो वो सारा हर सब्जेक्ट के बारे में, चाहे आप बेसिक साइंस के बारे में कह दीजिए, आप बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कह दीजिए, बेसिक मैथ्स हो गया, बेसिक स्पेस साइंस से लेके एनवायरनमेंट साइंस से लेके सोशल साइंस से लेके सभी चीज़ों के बारे में सारा बेसिक होता है। तो वो अप टू 10th लेवल तक का आता है। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। जो हम जब पढ़ रहे थे तब एनसीईआरटीज़ की बुक पढ़ रहे थे, अभी भी कैंडिडेट्स एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट बेसिक थिंग। उसके बाद बेसिक साइंस आपको आनी चाहिए, उसके लिए आपने पढ़ना है
करंट अफेयर्स जो हैं उसके लिए आपने पढ़ना है तो उसके लिए एक अच्छा न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर्स रिकमेंड करते हैं। मैं कोई भी अभी रिकमेंड नहीं करूँगा इस पे, बट वो आपको सारा मटेरियल मल्टीपल जैसे आपने बताया ऑनलाइन इतना सारा मिल जाएगा अलग अलग की भी, ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ो, ये वाली मैगजीन पढ़ो। आजकल तो समरीज भी हर चीज़ की आ जाती है, वीकली समरी आ जाती है करंट अफेयर्स की, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर की भी समरी बना के दे देते हैं लोग। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेडीली अवेलेबल हैं, बट वन कैन स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज एंड न्यूज़पेपर रीडिंग एंड देन कैन गो टू समरी रीडिंग एंड ऑल दैट आफ्टर अ फेज। उसके बाद में जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट की आपने अलग से स्टडी करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे हिस्ट्री और फिलोसफी 2 सब्जेक्ट थे, तो हमारे टाइम पे 2 सब्जेक्ट होते थे, अभी 1 सब्जेक्ट है। साथ में एथिक्स एंड का सब्जेक्ट है, तो वो वाला एक नया एडिशन है हमारे टाइम पे, बाद में ऐड हुआ जब मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम पे। तो उसको पढ़ना है, तो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उनका मटेरियल। बट हाँ, अगर कोई उसको आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स में सारे लोग मतलब ट्यूटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो वो एक कोर्स किसी का भी सब्सक्राइब किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड दैट। तो दैट वे वन कैन स्टार्ट एंड देन जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आती जाती है, तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बेटर। हाँ, इसमें ये एक चीज़ फैक्टर और प्ले करता है कि अगर आपको कोई 2-3 लोगों का ग्रुप मिल जाता है तो नथिंग लाइक दैट। उससे ये होता है कि डिस्कस हो जाता है और साथ में रेफरेंसेस जो हैं कोरिलेट हो जाते हैं कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आप कुछ पढ़ रहे हैं। तो एक तो कोरिलेट हो जाते हैं कि हाँ, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, एक डायरेक्शन ठीक चल रही है, एक कौन-सी चीज़ को कितना वेटेज देना है। कई बार ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक बुक होती है इतनी मोटी, उसमें से आपका कंटेंट आना है बहुत कम, एक बुक है बहुत छोटी जिसका कंटेंट आना है बहुत ज़्यादा, तो कौन सी बुक को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाना है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो वो धीरे-धीरे इन ड्यू कोर्स जो है, वो आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। वहीं जब हम शुरू करते हैं तो हर चीज़ के कोई भी हम काम शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, लेकिन धीरे-धीरे वो कम होने लग जाती है। और जब हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो डिमोटिवेट भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की या फिर आपका किस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, उसके बारे में आप बच्चों को बताएँ? मेरा तो देखो अगर मेरी बात करोगे आप, तो मेरा बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला था कि आई हैड 4 अटेम्प्ट्स एट दैट टाइम। उसके बाद में कुछ रिजर्वेशन का आ गया, देन द अटेम्प्ट्स बिकेम 7 अटेम्प्ट्स। तो मैं जब मुझे पता लगा कि यूपीएससी जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, तो मैंने बिना तैयारी के भी 1 अटेम्प्ट दे दिया। दैट वाज़ वेरी फ़नी। तो मैंने सोचा 7 अटेम्प्ट है सेलेक्ट होने के लिए, तो 1 ही चाहिए। दैट वाज़ वेरी इमैच्योर और ऐसा कोई बहुत ही वो था नहीं। तो उसके बाद में मैंने अगले साल भर दिया, उसके बाद में भी मैं दे आया दूसरा अटेम्प्ट भी। तो 2 अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिए जिसमें मैंने पूरी तैयारी भी नहीं करी। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसके बाद में मैंने स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तब फिर मैं एक और अटेम्प्ट दे आया यूपीएससी का। तो मेरा वाला इज़ वेरी फ़नी। तो उसके बाद में जब मैंने चौथा अटेम्प्ट दिया, दैट टाइम आई वाज़ सीरियस फॉर यूपीएससी। तो मुझे लगा कि अच्छा, चौथा अटेम्प्ट मेरा चल रहा है, स्टिल आई हैव मतलब चौथा मैंने देना है, तो 4 अटेम्प्ट मेरे पास है। बट मैंने ये कैलकुलेट किया था, देखो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने ये कैलकुलेट किया था जब मैं व्हेन आई वाज़ 21, तो मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया, विदाउट प्रिपेयरिंग, विदाउट टारगेटिंग, विदाउट एनीथिंग। मेरे माइंड में था कि मेरे 7 अटेम्प्ट हैं और 7 अटेम्प्ट में मैं 28 ईयर का हो जाऊँगा। अगर मेरा सिलेक्शन 28 तक नहीं हुआ, तो फिर मैं अटेम्प्ट ही खत्म कर देता हूँ, ताकि ना रहेगा यूपीएससी और ना मेरा टाइम खराब होएगा। नहीं समझे? मैं अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लूँगा या तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। सो दैट मैं उसको लेके आगे तक बैठा ना रहूँ कि मैं 30 में भी दे रहा हूँ, 32 में भी दे रहा हूँ, 34 में भी दे रहा हूँ। देन आई विल मूव फॉरवर्ड। तो मेरा सिंपल था, इमैच्योर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि 28 तक अगर मैं सेलेक्ट हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बात खत्म। मैं 2 में सेलेक्ट होता हूँ, मैं 7वें में सेलेक्ट होता हूँ। अटेम्प्ट रख के तो मैंने कुछ करना नहीं है, तो मैंने दे दी। ना कोई गाइड होता था, ना कोई बताने वाला होता था। मैं खुद का खुद ही गाइड था और खुद का खुद ही काउंसलर था। तो मेरे को जो मन में आया मैं करता गया। गॉड हैज़ बीन सो काइंड एंड चलो यहाँ पे आ गए इस में। तो आई वाज़ सीरियस इन माय 4th अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने 4th दिया, देन मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस मैंने अटेम्प्ट किया और उसके बाद मेरा इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं हुआ। तो दैट टाइम आल्सो आई वाज़ 80% टाइप सीरियस। तो उसके बाद में व्हेन आई एनालाइज्ड ऑल द थिंग्स,
एंड जब मुझे लगा कि मैंने इतनी सी मेहनत करी है या इतनी मेहनत करी है तो इसका इतना रिजल्ट आया है, तो अगर मैं अपना 100% देता हूँ तो मैं मेरा रिजल्ट क्या आ सकता है। तो आफ्टर दैट आई वाज कॉन्फिडेंट कि अगर मैं अब की बार अटेम्प्ट करूँगा तो आई विल बी थ्रू। एंड अगेन आई वुड से गॉड हैज़ बीन काइंड कि देन विद दैट अटेम्प्ट आई वाज थ्रू। तो उसके बाद मैंने फिर से एक अटेम्प्ट दिया जस्ट टू चेक कि इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। एंड अगेन गॉड वाज काइंड कि फिर से मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी थ्रू हो गया, बट इन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई एम इनटू दिस आईपीएस। सो इसलिए तो बट मेरा ये डिसाइडेड था, तो इससे मैं केवल ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि एस्पिरेंट्स को ये क्लियर हो कि देखो दो बातें, ये बंदे को डिसाइड करना पड़ेगा कि यूपीएससी इज एन एग्जाम एंड उससे जिस सर्विस में आप जा रहे हो दैट इज अ सर्विस, दैट इज अ प्रोफेशन, दैट इज नॉट लाइफ। तो इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस, you do it with discipline and dedication and all that. But if it doesn't go through, then doesn't make any difference. It is not your life. So you should not wait and spoil your things for this thing कि हम इंजीनियरिंग करते हैं वैसे हमने यूपीएससी किया, या हम कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं तो वैसे जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाते हैं, सब में आईटीज में जाते हैं, तो उसी तरीके से इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो उतना ही करना चाहिए, बट जब करना चाहिए तो बहुत सिंसेरिटी और बहुत डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए, सो दैट कि उसका रिजल्ट उसको आ सके और उसके मन में ये ना रहे कि काश मैं ऑनेस्ट एफर्ट्स कर लेता। तो एफर्ट्स शुड बी ऑनेस्ट, रेस्ट विल बी द फ्यूचर। इंटरव्यू को लेके लोगों के मन में वैसे हाइप बनी हुई है कि बॉडी लैंग्वेज को लेके या गलत पोस्चर को लेके भी इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जाता है, तो ये कितना सच है? और आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि अगर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? देखो, जो एक तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हर एस्पिरेंट को, हम भी जब कुछ स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं और करते हैं, तो पहली बात ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, लगभग 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड एंड इक्वली कॉम्पिटेंट। बट उसको ये फील करना चाहिए कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया हूँ, तो इसका मतलब मेरा नॉलेज टेस्ट हो चुका है, प्रीलिम में मेरा नॉलेज टेस्ट हो चुका है, मेरा रिटर्न टेस्ट हो चुका है मेंस में। नाउ दिस इज माय जस्ट एन इंटरेक्शन एंड इसलिए इसको इंटरेक्शन बोलते हैं यूपीएससी में कि इंटरेक्शन का टेस्ट है, इंटरव्यू टेस्ट है, दो लोगों पर्सनैलिटी टेस्ट हम इसको कहते हैं। तो वो नॉट पर्सनैलिटी टेस्ट इज नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज में अगर आप वहाँ यूपीएससी में अगर आपको 40 सवाल पूछे गए हैं और उसमें 10 या 15 का सॉरी सर या अभी मुझे नहीं आता है इसके बारे में, तो कोई फ़र्क नहीं, मायने नहीं रखता है। बट आप उस बात को कहते कितने कॉन्फिडेंस से हैं, कन्वे कि मेरे में कोई कमी है, उसको मैं कितना ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूँ, वो मैटर करता है। आप मुझे सवाल पूछेंगे, मुझे भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं आ रहे होंगे, तो बट मैं उसको किस तरीके से कन्वे करता हूँ कि ये सॉरी मुझे नहीं पता है इस बारे में, या आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो एक तो किस ग्रेसफुली आप करते हैं, एंड स्टिल योर कॉन्फिडेंस इज एट व्हाट लेवल। तो एक तो ग्रेसफुल हो गया, एक आ जाती है बेशर्मी कि आपको आ कुछ नहीं रहा है और आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हैं। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज थिंग्स। इफ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड आप ग्रेसफुली चीज़ों को नहीं हैंडल कर रहे हैं, देन दैट गोज नेगेटिव। But if you are gracefully handling things and conveying your thing and accepting your thing, तो that is considered positively. Second thing कि it is every answer is an opinion also. तो मेरा ओपिनियन कुछ हो सकता है, आपका ओपिनियन कुछ हो सकता है। आपके ओपिनियन को मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूं, एट द सेम टाइम मेरा जो ओपिनियन है उसको मैं बड़ा फर्मली सबमिट करूं, तो वो बड़ा मैटर करता है। या तो आप मेरे को काउंटर कर दें और मैं बिल्कुल बैक फुट पे चला जाऊं, तो वो भी ठीक नहीं है। आई शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं जो चीज़ सबमिट कर रहा हूं या जो मुझे पता है वो ठीक पता है, या जितना भी मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ठीक है। और दूसरा, अगर उसमें आपने कोई अमेंडमेंट कर दिया तो मुझे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन एड अप टू दैट थिंग। तो इस तरीके से अगर हम सबमिट करते हैं सारी चीज़ों को, प्लस जो आपका जो बेसिक जो नॉलेज और उस तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट में होता है, तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली ली जाती हैं। रही बात आप कहते हैं बैठने के पोस्चर से हैं और उससे, मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ ठीक है, मतलब अगर आप कंफर्टेबली बैठें और कॉन्फिडेंस के साथ बैठें और बाकी अपनी बातें ठीक तरीके से करें तो वो सारी ठीक है।
बाकी मुझे लगता है बहुत हाइपोथेटिकल सी सिनेरियो और वो सारे चलते रहते हैं कि मतलब अलग-अलग तरीके के सवाल जो हम न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया में चलते रहते हैं, तो वो कुछ रेयर केसेज़ में इस तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं। जी। आपको अपना इंटरव्यू अगर याद हो तो बताना चाहेंगे कि आपसे क्या सवाल उस समय पूछे गए थे और आपका कैसा एक्सपीरियंस था? इट इज़ वेरी टफ टू रिकॉल मैडम, है ना जी? तो कई चीज़ें पूछी गई थी मुझे लगता है तो उसमें जो सबसे ज़रूरी है एस्पिरेंट के लिए वो ये है कि उसका आंसर सिंक हो इन सिंक हो अपने जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिक स्पिरिट जो है हमारी उसके साथ में, और एट द सेम टाइम जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके साथ में सिंक हो। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव वो कंट्रीब्यूट करना चाहे या पॉजिटिव अपना असर्शन करना चाहे तो एक्सेप्टेबल होता है। बट अगर वो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ करना चाहे तो उसके लिए उसको बहुत ही हम्बल तरीके से उसकी सबमिशन होनी चाहिए, और वो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन भी प्रोग्रेसिव कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक हमारी फ्रेमवर्क है उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, जो बेसिक भावना हम कहते हैं संविधान की भावना, उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, या जो स्पिरिट ऑफ लॉ है विच इज़ वेलफेयर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरीवन, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो उसके उसमें बोलना चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन मेरे से मुझे याद है थोड़ा सा, तो आई डोंट नो उसको कैसे बोर्ड ने लिया होगा, बट एक कंट्री के बारे में मुझे पूछा था कि वहाँ पे मैं कुछ भी कोट नहीं करूँगा, तो उन्होंने पूछा कि उस कंट्री में पर्टिकुलर लोगों ने बहुत उस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया, और अब उन लोगों पे अब जो है वो कंट्री कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं और उनकी, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए और ये किया, और अब तो माई सिंपल आंसर वाज, क्योंकि आई वाज नॉट दैट अवेयर अबाउट दैट मैटर, तो मैंने सिंपली बोला कि कोई भी कंट्री अगर अपनी कंट्री की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस किसी भी सिटीजन पे लगाती है, तो वो उसको हम किसी चीज़ का वायलेशन नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देश रहेगा तो सिटीजन रहेगा, है ना? सिटीजन रहेगा तो देश रहेगा बाद में आता है। पहले देश रहेगा तो सिटीजन रहेगा वाला पहले आता है। तो इसलिए देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के नाम पे और उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम अगर कुछ राइट्स को कर्टेल करते हैं, तो वो भी हम उसको पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ है, तो उन चीज़ों का ध्यान में रख के मुझे लगता है, और आजकल बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, है ना? सभी लोग मॉक इंटरव्यू में भी। बट खूबसूरती इंटरव्यू की ये है कि ये सारी तैयारी कराने के बाद में भी अगर आपके मन में वो चीज़ें नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आप कुछ गलत बोल देते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि जो आप बोल रहे हैं, वो ही आप जीना शुरू कर दें। तो अगर आप वही चीज़ जीना शुरू कर देते हैं, तो आप बोलते भी वही हैं, जो होना चाहिए। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को जीना स्टार्ट कर दें। जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एज़ एन रिस्पांसिबल सिटीज़न आप होने चाहिए हो, वो ही जीना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके जवाब भी उस तरीके के ही होंगे। जी। मतलब इंटरव्यू के लिए वही अप्लाई होता है कि बी योरसेल्फ। यस, यस, बी योरसेल्फ, बी ओरिजिनल, एंड जो आपका ओरिजिनल है, उसको आप बना लो, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला ओरिजिनल है वो। अगर हमारे में कोई कमियाँ भी हैं, तो वी कैन स्टार्ट अमेंडिंग आवरसेल्फ व्हाइल प्रिपेयरिंग, एंड देन वी कैन बिकम द सेम पर्सन एज़ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अब इंटरव्यू के बाद यूपीएससी जब क्लियर हो जाता है तब ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाते हैं लबासना, और आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में भी होती है। तो हैदराबाद में ट्रेनिंग पीरियड में क्या-क्या सिखाया जाता है? हैदराबाद आईपीएस की ट्रेनिंग बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जनरल ट्रेनिंग के साथ में, और उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस सरकार की तरफ से होते हैं, और आप बड़ा अच्छा एक्सपोजर, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका होता है। तो जिसमें अलग-अलग पार्ट, एक आपका लॉ की ट्रेनिंग होएगी जो इंडोर ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, जो लॉ ऑफ द लैंड जितने भी हैं वो सारे पढ़ाए जाएँगे। जितना क्राइम जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जो क्राइम की स्टडीज़ हैं उसके बारे में बताया जाएगा, जो वर्क एथिक्स हैं उसके बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में बताया जाएगा। जो दूसरा आउटडोर है, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड द सेकंड इज़ टैक एंड वेपन हैंडलिंग। तो फिजिकल ट्रेनिंग में, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग में जो बॉडी की फिटनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें होती हैं, और जो दूसरा है पार्ट, जो टैक है और जो वेपन हैंडलिंग और वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर मेजरली वेपन हैंडलिंग वाला पार्ट होता है। तो उसमें हर तरीके का वेपन जो है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम
ब्राउनिंग पिस्टल, आपका ग्लॉक, AK-47 और इंसास और SLR और 303 और .22 से लेके और स्नाइपर तक और इवन रॉकेट लॉन्चर तक जो है सारा आपको एक्सपोजर देते हैं, ग्रेनेड वगैरह तक सारा सब कुछ उनको असेंबल भी करना सिखाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को उनको यूज़ करना भी सिखाते हैं, उनको किस तरीके से डिसमेंटल करना है वो भी सिखाते हैं। आईडीज़ का भी एक्सपोज़र आपको होता है। तो मतलब हर तरीके की डे टू डे लाइफ़ में जो पुलिसिंग में जो आने वाले चैलेंजेज़ हैं, उसका हर तरीके का बहुत डिटेल्ड एक्सपोज़र होता है। और साथ में इसके साथ में जो है एक जिसको हम बोलते हैं ड्रिल या परेड जिसको बोलते हैं, जो एक डिसिप्लिन का पार्ट है। तो उसका भी एक काफ़ी बड़ा कंपोनेंट उसमें होता है। आपने जैसे वेपन हैंडलिंग बताया, ये आईएएस की ट्रेनिंग में नहीं होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता हाँ, जितना हाँ। आईपीएस में होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आईएएस की ट्रेनिंग में नहीं होती, आईपीएस में होती है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं और आईपीएस की ट्रेनिंग आईएएस से कितनी ज़्यादा अलग होती है? अगर हम बात करें जैसे दोनों में डिवाइड करेंगे तो लॉ का जितना क्रिमिनल लॉ जो है वो ज़्यादा होगा आईपीएस में, आईएएस वाले में सिविल लॉ ज़्यादा होंगे। फिजिकल फिटनेस पे और फिजिकल स्ट्रेंथ पे या ट्रेनिंग पे या टैक पे आईएएस में उतना जोर नहीं होगा। ट्रेनिंग पीरियड भी जो है आईपीएस का ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। आईएएस में उतना वाला नहीं होगा, फील्ड उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। उसमें साथ में वेपन हैंडलिंग वाला जो पार्ट है वो एक्सक्लूसिवली ही आईपीएस में होता है। आईएएस वाले में तो केवल एक्सपोजर टाइप आई थिंक कुछ विजिट्स और टूर्स में एक्सपोजर होता है, अदरवाइज ये ही इसमें अंदर ज़्यादा। फिर जो परेड और जो डिसिप्लिन पार्ट है, जो यूनिफॉर्म सर्विस से रिलेटेड जो है सारा, तो वो आईपीएस वाले में होता है, उसके अंदर नहीं होता है। आईपीएस की ट्रेनिंग में ग्रे हाउंड अटैचमेंट भी होती है, जिसमें आप लोग जंगल में रहते हैं, कैंप लगा के और वहीं पे खाना बनाते हैं, नदियों से पानी निकाल के पीते हैं। उसके बारे में बताइए और वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक डिफरेंट एक्सपोज़र होता है जो अकेडमी से, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अकेडमी अलग-अलग, जैसे एक आईटीबीपी के साथ में अटैचमेंट होता है, तो दैट इज़ आल्सो वेरी डिफरेंट। उसमें सारा अलग एक्सपोज़र होता है जो माउंटेनियरिंग की से रिलेटेड होता है। तो इसी तरीके से ग्रे हाउंड वाला जो अटैचमेंट है, क्योंकि अकेडमी वहाँ हैदराबाद में है और वहाँ पे जो स्पेशलाइज़्ड फ़ोर्स है जो ऑपरेशंस के लिए ट्रेन्ड है ग्रे हाउंड्स, तो उसके साथ में 1 वीक का अटैचमेंट होता है और वो टोटली रॉ होता है वहाँ पे। और जिसकी जो टाइमिंग सिलेक्शन है वो भी डिफरेंट होती है कि जब जिस टाइम पे बारिश आनी है, उस टाइम पे ही वो अटैचमेंट जनरली लेके जाते हैं। तो अगर आप 7 दिन के अटैचमेंट में हैं, तो आई वुड से उसमें से 5 दिन तो बारिश आनी ही आनी है। तो रात को जब आप सोना है जिसने भी, तो मोस्टली सारे वो बारिश में भीगने ही भीगने हैं, तो दैट वे। तो उसके अलावा जो है वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ में, आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ में, लिमिटेड वाटर एंड लिमिटेड फूड के साथ में आपने जंगल में 7 दिन रहना है। दिन में आपको पूरे दिन में एक बार वाटर सप्लाई कहीं से मिलनी है तो मिलनी है, अदरवाइज जो नेचुरल अगर कहीं वाटर फ्लो है तो उसके साथ में आपने करना है। खाना पूरे दिन में मतलब बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपको टाइम मिलना है जिसमें आपने कुछ पकाना है। तो क्योंकि जो ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा धुआं नहीं कर सकते कहीं पे, और रात के टाइम पे तो बिल्कुल आग नहीं जला सकते। तो वो सारी एसओपी जो फॉलो करके तो वहाँ पे खाना बनाना, और नहाने वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं होता है, केवल केवल आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पानी होता है बेसिकली। तो अगर तो आपका पानी आपने खुद ने कैरी करना है और पूरे दिन कैरी करना है। तो अगर आप 5 लीटर पानी कैरी करना चाहते हैं 5 कर लें, 2 लीटर करना चाहते हैं 2 लीटर कर लें। तो जब पूरा दिन कोई अपना कैरी करता है जिसमें उसके पास उसका वेपन होता है एसएलआर, जो ऑलरेडी हैवी होता है, उसके साथ में उसका बैकपैक होता है जिसमें उसके कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें होती हैं, खाने का सामान, तो अराउंड 8-10 किलो का बैग हो जाता है। तो उससे ज़्यादा जितना वो पानी एक्स्ट्रा ऐड करी जाएगा उतना वेट उसका बढ़ी जाएगा, और वो उसने खुद ने पूरे दिन कैरी करना है। तो थ्रू आउट द डे ही हैज़ टू वॉक एंड कैरी दैट। तो इसलिए लिमिटेड वाटर यूज़ करते हैं और उसका बहुत ही लिमिटेड प्रिसाइज़ यूज़ उसका करते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपोज़र, डिफरेंट चैलेंज। फिर रात में ऑपरेशंस भी होते हैं, एक्सपोज़र देते हैं। तो वो बड़ा बड़ा अच्छा एक्सपोज़र होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज में सर्वाइव करना जी, होता है जी, जी, बेसिकली। लिमिटेड रिसोर्सेज़ में ऐसा जनरली, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऐसा होता है कि 7 दिन तक आप अपने सॉक्स बस आपने खोलने हैं और दूसरे सॉक्स पहन लेने हैं टाइप, और आप शूज़ पहन के ही सो रहे हैं। सेम यूनिफ़ॉर्म जो आपने जंगल वाली होती है वो पहन के, कैमोफ्लेज जो जिसको हम कहते हैं, वही पहन के सो रहे हैं।
आपके पास में एक प्लास्टिक की शीट होती है, जिसको आप आधा बिछाते हैं, आधा ओढ़ते हैं, और कुछ भी नहीं होता है आपके पास में। आपका वेपन आपके पास होता है और आपका बैग आपके पास होता है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपोज़र एंड गुड एक्सपोज़र। आपका ट्रेनिंग पीरियड का कोई किस्सा या कोई स्टोरी जो आपको अभी तक भी याद हो और हमेशा याद रहेगी? मेरे मेरे ट्रेनिंग पीरियड की, यस, काफ़ी अच्छा टाइम रहा ट्रेनिंग का। बीच में कुछ इंसिडेंसेस भी हुए, जिसमें एक बार हम अनाम कॉम्बैट कर रहे थे, तो मैं और मेरा जो बड़ी पेयर था, तो वो अनाम कॉम्बैट करते हुए एकदम थोड़ा-सा वेट इम्बैलेंस हुआ और मैं गिर गया, तो मेरा राइट शोल्डर डिस्लोकेट हो गया। तो इंजरीज़ भी हो जाती हैं और भी होता है। तो वो डिफरेंट एडवेंचर है, और इट वाज गुड टाइम, गुड मेमोरीज सारी। एवरी डे वाज अ मेमोरी। बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई। तो आईएएस बनना चाहिए या फिर आईपीएस? व्हाट इज़ बेटर एंड व्हाई? इसमें देखो ऐसा है कि क्या बेटर है और क्यों बेटर है, ये तो, अब मैं आईपीएस हूँ तो मैं आईपीएस का जवाब दे सकता हूँ। आईएएस वाला आईएएस वाले का जवाब देगा। बट डेफिनेटली दोनों ही सर्विसेज का एक डिफरेंट वर्क मैंडेट है। क्रिमिनल्स से जिसने डील करना है, और सोसाइटी के जो डार्क कह सकते हैं हम सेक्टर से डील करना है, और जो लोगों के प्रोटेक्टर के तौर पे काम करना है अगर, तो एंड देन इंस्टेंट जस्टिस अगर देना है, तो आईपीएस इज गुड। एंड दूसरा जो क्रिएटिव काम है, डेवलपमेंटल काम है, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो एक लार्ज स्केल पे आप इम्पैक्ट करना है एट द बैकडोर, देन आईएएस इज गुड। डेफिनेटली आईएएस हैज more opportunities than IPS, but then IPS has different avenues for professional avenues, like आप जैसा आप देखते हो RNW है, IB है, इंटेलिजेंस है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं सेंटर के अंदर, एनआईए है, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मैंडेट होते हैं, फील्ड पोस्टिंग्स हैं, इंटेलिजेंस हैं, काउंटर इंटेलिजेंस हैं, काउंटर टेररिज्म है ना, एंटी गैंगस्टर फोर्सेज हैं। तो वो सारा, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो जो यूनिफॉर्म्ड फोर्सेज में आपको मिलता है। तो वो वाला एक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन है, आपका किक आप कह सकते हो डिफरेंट है। आईएएस वाले में एक डिफरेंट होएगा। बट यस, आईपीएस आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज देता है कैरियर में, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। आप फील्ड पोस्टिंग्स में लाना चाहते हैं तो आप फील्ड पोस्टिंग्स में, अगर आप इंटेलिजेंस ओरिएंटेड जाना चाहते हैं तो आप इंटेलिजेंस ओरिएंटेड में, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन की सुपीरियर से सुपीरियर एजेंसीज हमारे देश में जो काम करती हैं, वो आईपीएस के लिए सारी एवेन्यूज उसमें अवेलेबल होती हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट मैंडेट एंड डिफरेंट किक। तो यस, बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर गुड, एंड डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। ऐसी कौन-कौन सी मेन कुछ पावर्स हैं जो आईपीएस के पास होती है लेकिन आईएएस के पास नहीं होती है? अगर पुलिसिंग से रिलेटेड बात करेंगे और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात करेंगे, तो वो पावर्स पुलिस के पास होती हैं। इन्वेस्टिगेशन की पावर या इंस्टेंट जस्टिस की पावर, जिसमें क्रिमिनल्स के साथ डील करते हुए, या लोगों के साथ में अगर कहीं हम कहेंगे किसी ने अन्याय किया है और कुछ धक्का हुआ है, तो क्रिमिनल में पावर्स आईपीएस के पास हैं, जो इमीडिएट पावर्स हैं। जबकि सिविल इश्यूज में पावर्स आईएएस के पास हैं। तो इसलिए जो इंस्टेंट जस्टिस वाली बात है, तो वो फिर आईपीएस के पास होगा। आईपीएस की वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होती हैं? जो बेसिक वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हम बात करें एज ए डिस्ट्रिक्ट चीफ, मैं बताऊं आपको, तो माई माई फर्स्ट थिंग इज द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। द लॉ एंड ऑर्डर मीन्स एवरीथिंग गोज स्मूथ एज पर द लॉ, एंड थिंग्स हैपन इन अ ऑर्डर। एंड देन उसके बाद में क्राइम प्रिवेंशन हमारा जो है, वो एक एस्पेक्ट है इसका, कि क्राइम होने से पहले ही रोका जाए। तो वो हम करते भी हैं, अलग अलग चेकिंग्स होती हैं, पेट्रोलिंग होती है, नाकाबंदी होती है। उसके बाद है क्राइम अगर हो जाता है, तो क्राइम रजिस्ट्रेशन से लेके उसके डिटेक्शन तक, एंड फर्दर उसके फॉलो अप करके उसके कन्विक्शन तक, उसकी पैरवी करने तक, वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस जो होते हैं, तो उसमें हमारे पास, जैसे आज के दिन में ड्रग्स एक बड़ा चैलेंज है,
इंटरनेशनल बॉर्डर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, जहाँ ड्रोन्स के थ्रू स्मगलिंग होती है आर्म्स की, एमुनिशंस की, ड्रग्स की, वो एक बड़ा चैलेंज है। जो गैंगस्टर हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनसे जो लोगों को थ्रेट है, उसको प्रिवेंट करना, उसको टैकल करना, वो एक बड़ा चैलेंज है। तो उसके अलावा जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं, वो किसी न किसी तरीके से डिसरप्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी फोकस है। आपके अभी तक की सर्विस में कोई ऐसा केस हो, कोई काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग हो या कुछ हो, कोई बताना चाहें आप? ऐसे बहुत सारे केस मुझे लगता है अभी हमने रिसेंटली ही किया है, इनफैक्ट ये कल ही हुआ मुझे लगता है ये। तो बहुत सारे केस थ्रिलिंग हैं, बट जैसे मेंशन करूं, अगर मैं ये जो कल यहाँ का यहीं की बात करूं, तो अभी जब मैंने ज्वाइन किया उसके कुछ दिन बाद में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें गन पॉइंट पे एक शॉप लूटी गई। उसके बाद में फिर दोबारा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें फिर से गन पॉइंट पे शॉप लूटी गई। तो उसके बाद फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें गन पॉइंट पे एक शॉप लूटने की कोशिश हुई, और उसमें जो शॉप ओनर था उसको उसकी वाइफ और बच्चे के सामने गोली मार दी गई। तो दैट वाज अ चैलेंज, एंड अ टफ सिचुएशन टू टैकल। हमारी सारी टीम्स ने काम किया। इन बिटवीन जो क्रिमिनल है उसने और कुछ क्राइम कमिट किए आसपास के एरिया में, हमारे एरिया में। तो ये सारी चीज़ों को हमने ऑलमोस्ट हमारी 6-7 टीम्स ने अराउंड 50-60 किलोमीटर्स तक अलग-अलग ट्रेल्स फॉलो करके सीसीटीवी फुटेजेस हमने ट्रेस की उसमें, और समहाउ इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग, और उसका पूरा फेस हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो बट इट वाज़ अ प्रोफेशनल चैलेंज। धीरे-धीरे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन उसमें हुई, ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें इन्वॉल्व करी हमने, सीसीटीवी हम ऑलरेडी एनालाइज़ कर रहे थे। इन बिटवीन एक और इंसिडेंट होता है फायरिंग का, और उसमें किसी लेडी के इंजरी होती है, और उससे हमें क्लू मिलता है कुछ क्रिमिनल्स के बारे में। उनको फॉलो अप स्टार्ट होता है, और फिर एक क्रिमिनल को हम पकड़ पाते हैं, जिससे फिर अगले क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन होता है। और पुलिस चेस करते हुए, और सारा मतलब एक क्रिमिनल अरेस्ट हो जाता है, दूसरे क्रिमिनल को चेस करते हुए ही जो है फिर अल्टीमेटली पुलिस के साथ क्रॉस फायरिंग होती है, और अल्टीमेटली जो चीज़ है उसमें वो लेटर ऑन न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इट वाज़ अ प्रोफेशनल चैलेंज। इस किस तरीके से पुलिस टीम्स काम कर रही हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें फॉलोइंग द लॉ भी आप कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप क्रिमिनल को ट्रेस करने में भी लगे हुए हैं। और जो सोशल प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि लोगों के बीच में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, उसमें भी उनका ट्रस्ट बनाए रखना, उनको कॉन्फिडेंस में रखना, एट द सेम टाइम अपना प्रोफेशनल काम करते हुए अपनी टीम्स को कोऑर्डिनेट करा के रखना। एट द सेम टाइम वी आर इनटू फेज ऑफ इलेक्शंस। अभी लोकल पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन चल रहे हैं। तो बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस के बीच में प्रोफेशनल चैलेंज होता है, और उसको प्रोफेशनली डील करते हैं। तो आई वुड से एज डिस्ट्रिक्ट एसएसपी तो हर दिन एक नया चैलेंज होता है, और उसको फिर फेस करते हैं। इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड काइंड ऑफ थिंग एवरी डे। तो दिन आपका स्टार्ट होता है, कभी लॉ एंड ऑर्डर से स्टार्ट होता है, कभी क्राइम से स्टार्ट होता है। तो बट यू फील अल्टीमेटली सेटिस्फाइड जब आप किसी क्राइम में, जो सेंसेशनल क्राइम है, उसके क्रिमिनल को आप अरेस्ट करते हैं। जो विक्टिम है उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है, आप उसको एज पर लॉ इन्वेस्टिगेट करके कानून के हिसाब से सजा दिलाते हैं। तो दैट इज द सेटिस्फेक्शन। जी। अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं या फिर न्यूज़ में भी देखते हैं कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उस पे गोली चला दी जाती है, एनकाउंटर किया जाता है। आपकी सर्विस में अभी तक ऐसा हुआ कुछ? नहीं, देखिए ऐसा जो मूवीज में तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में होता है। पुलिस बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करती है, जिसमें पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यूनिफॉर्म के लिए है, लॉ के लिए है। उसके बाद में जनता को जवाबदेह है, मीडिया को जवाबदेह है, डिफरेंट डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स को जवाबदेह है, सीनियर ऑफिसर्स को जवाबदेह है। जो सुपरवाइजर जो सरकार होती है उसको जवाबदेह है, जो डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस हैं उनको जवाबदेह है। तो बहुत सारे मैंडेट्स के अंडर पुलिस काम करती है, और कभी भी हम ये नहीं चाहते कि किसी की जान जाए किसी चीज़ में। बट जहाँ पे कोई क्रिमिनल पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, तो फिर ऑब्वियसली पुलिस को अपने सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट करना पड़ता है। उसमें
कई बार पुलिस की इंजरीज भी होती हैं, कई बार जो क्रिमिनल है उसकी इंजरीज होती हैं, कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट इट इज़ नॉट ए यू नो प्लेजरस काइंड ऑफ थिंग कि कोई शौक से नहीं किसी को भी, कि एनी एनी डेथ इज अनफॉर्चुनेट, but at the same time if someone fires on police, then police has to retaliate, and then obviously he has to face the same brunt as he is doing. So that way ये चलता है। एक एसएसपी या फिर आईपीएस के अंडर मतलब कौन-कौन से की ऑफिसर्स आते हैं? उनकी अंडर जो टीम आती है उसके बारे में बताएँ? हमारे पास ज़िले में जब हैं तो ज़िले में सबसे पहले हमारे पास पुलिस स्टेशंस हैं। तो पुलिस स्टेशंस के इंचार्जेस सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स होंगे। उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो होंगे वो हमारे डीएसपी रैंक के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर्स होंगे। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो मेरे पास 2 एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं जो जो एक हेडक्वार्टर्स और एक इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, एंड देन द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ द एसएसपी, जिसको हम यहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। 2013 से लेके अभी तक आपकी काफ़ी अलग-अलग जगह पर पोस्टिंग रही। नवंबर 2025 में आप तरन तारण में एसएसपी नियुक्त हुए हैं, उससे पहले होशियारपुर में एसएसपी थे, उससे पहले संगरूर में थे। तो फर्स्ट पोस्टिंग से लेके अभी तक की पोस्टिंग का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? कहाँ-कहाँ पोस्टिंग हुई? और किसी एक जगह की बात करें तो सबसे ज़्यादा लगाव अभी भी किस जगह से रहा है अभी तक आपको? देखो, शुरू-शुरू में लगाव होता है। धीरे-धीरे यू स्टार्ट गेटिंग डिटैच्ड विथ थिंग्स, और अब तक जैसे मेरी 13 इयर्स की सर्विस आई एम कंप्लीटिंग बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो मैं बहुत जगह रह लिया हूँ। इनफैक्ट 13 साल की सर्विस में मुझे लगता है 13 जगह से ज़्यादा ही रह लिया हूँगा। तो आई स्टार्टेड विथ अमृतसर विथ माय ट्रेनिंग। देन अमृतसर से मैं एज एएसपी दीनानगर, आई वाज इन दीनानगर एएसपी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। देन आई वाज एसीपी इन लुधियाना, then additional DCP in Ludhiana. From there, I went to Chandigarh as staff officer to DG Punjab, and from there I went as SSP Mansa in COVID. Mansa se then I went as SSP Pathankot. Pathankot se then I was SSP Vigilance for a while. Then I was posted SSP Firozpur. फिरोजपुर से फिर मैं रहा एसएसपी संगरूर। संगरूर से फिर recently I was SSP होशियारपुर. Then for a while, around 7-8 months, I was AIG Pars in Chandigarh, and recently I am posted here. तो different assignments हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के और हर पोस्टिंग के अपने चैलेंजेस हैं। कहीं पे बॉर्डर एरियाज़ के अपने चैलेंजेस हैं, इंटर स्टेट एरिया होगा उसके अपने चैलेंजेस हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट करने वाली जत्थेबंदियां ज़्यादा हैं, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा है, कहीं पे जैसे क्रिमिनल एलिमेंट ज़्यादा है। तो वो हर चीज़ का डिफरेंट एक्सपीरियंस है और डिफरेंट एक्सपोजर है। एवरी टाइम, एवरी न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग यू लर्न समथिंग न्यू, एंड देन यू ग्रो एंड इवॉल्व। बट अगर आप बात करें तो अगर पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से बात करें एज इन पोस्टिंग, तो पठानकोट वाज माय गुड पीरियड। एज इन होशियारपुर वाज आल्सो गुड, बट पठानकोट वाज द रीजन बीइंग कि आई यूज्ड टू गो फॉर रनिंग इन मामून कैंट एरिया। तो वहाँ का लैंडस्केप बहुत अच्छा है, मामून कैंट कैंटोनमेंट है वहाँ पे, तो उसका लैंडस्केप इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड। सो मैं वहाँ पे रनिंग करने जाता था, तो अराउंड 16 किलोमीटर का ट्रैक वहाँ बन जाता था, तो दैट वाज ब्यूटीफुल। तो अच्छा टाइम रहा वहाँ पे। और पठानकोट एक डिफरेंट काइंड ऑफ पंजाब से, ऐसा लगता है जैसे आप किसी हिल स्टेशन में पोस्टेड हैं, तो दैट वे इट इज़ गुड। तो होशियारपुर वाज आल्सो गुड। वहाँ पे भी काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी है, हालांकि टाइम कम मिलता है, बट दी एक फीलिंग और एक वाइब तो आती है, तो वो दैट वाज गुड। अब तरन तारण में आप हैं, तो यहाँ की कोई चीज़ या कोई जगह जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? अभी मुझे लगता है जब से मैं यहाँ आया हूँ, पिछले आज 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 9 ही हो गई ना आज, हाँ, तो 1 महीना हो गया आज मुझे। तो 1 महीने में तो मेरा स्क्रीन टाइम इस 8 घंटे से कम नहीं हो रहा है, मतलब नॉट दी स्क्रॉलिंग टाइम, दी फ़ोन कॉल्स टाइम। तो अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है यहाँ पे, बट थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ठीक है, तरन तारण के पास में, बट ये बड़ी हिस्टोरिक सिटी है तरन तारण, और गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बसाई हुई नगरी है। तो गुरु अर्जुन देव जी की नगरी है, वहाँ पे आए हैं, सेवा का मौका मिला है, तो दिस इज़ एन प्लेजर टू बी हियर।
एंड सेवा भाव से ही काम करेंगे, काम कर रहे हैं, तो दी ऑलमाइटी विल ब्लेस। मूवीज़ में हम देखते हैं कि पुलिसिंग की जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक दिखाई जाती है। एक्शन सीन्स, 24 घंटे में केस सॉल्व, डायलॉग्स और लोगों के मन में भी वहीं से एक इमेज बन जाती है मूवीज़ से या फिर वेब सीरीज़ से। लेकिन रियलिटी इससे कितनी अलग है? आईपीएस की असलियत क्या है? नहीं, असलियत बहुत अच्छी है। देखो, बात आप समझिए कि ये दिस इज स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स काम करते हैं, तो विच इंश्योर्स द न्यूट्रलिटी, हु ट्राइज टू इंश्योर द जस्टिस, हु अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो विच इज द मेन कॉन्सेप्ट, यू नो। जो जो कैडर अलॉटमेंट होता है उसमें भी 2/3 ऑफिसर्स ऑफ द आउटसाइड स्टेट रखने का पर्पज भी यही होता है, सो दैट कि अलग अलग स्टेट्स के ऑफिसर अलग अलग स्टेट्स में जाएं, एक दूसरे स्टेट का कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट इंटरेस्ट के साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट जो है और नेशनल इंटीग्रिटी भी उसका एक पार्ट बने। सो दैट वे इट इज़ वेरी गुड। अगर बात करते हैं आप कि अभी किस तरीके से काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक आईपीएस ऑफिसर इंश्योर करता है लोगों के बीच में जस्टिस को, सर्विस डिलीवरी, जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म हो, क्राइम प्रिवेंशन के लिए अपनी अटमोस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करने की कोशिश करता है, एंड विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एंड द ड्यूटी ऑल्सो। जी। आपके साथ अभी तक कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई मूवी देखी हो, उसमें कुछ पुलिस को लेके कुछ सीन दिखाया हो, तो आपको देख के लगा हो कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है या ये चीज़ गलत दिखाई गई है, ऐसा नहीं दिखाना? नहीं, इसमें जो मूवीज वाली बात मैं अपने उसमें मिस कर गया आपको, कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मूवीज में थोड़ा सा ड्रामेटिक ओबियसली और थोड़ा सा उस तरीके से दिखाया जाता है कि आपकी जवाबदेही बहुत कम दिखाई जाती है। तो और सारा, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज द पर्पज, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर आंसरेबल टू द लॉ, टू द पब्लिक, टू द मीडिया, यू आर एवरीवेयर बीइंग स्क्रूटनाइज्ड, तो यू हैव टू गो एज पर द लॉ एंड द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ। उसके बियॉन्ड आप यू कांट डू एनीथिंग, बट द चैलेंजेस बिफोर यू आर लाइक दैट, कि उसमें उनके लिए कोई लिमिट और कोई चैलेंज, कोई प्रोसीजर लेट डाउन नहीं है। सो दैट इज अ टफ सिचुएशन, बट देन टफ सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ही फिर देन यू आर देयर। पंजाब में ड्रग्स की समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा है और आप जब यहाँ से पहले होशियारपुर में एसएसपी थे तो आपने ड्रग्स के अगेंस्ट मिशन चलाया था, मिशन होशियार। और लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के अगेंस्ट अलग अलग मिशन चलाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मिशन जो चलाए जा रहे हैं ये सच में कारगर है या इससे सच में ड्रग्स की जो समस्या है वो कम हो रही है या खत्म हो सकती है आने वाले समय में? देखो, ड्रग्स की समस्या पे अगर हम डिटेल में बात करना चाहें तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, जिसमें वन पार्ट इज द सप्लायर्स हु वर्क फॉर मॉनेटरी पर्पस, वन पार्ट इज द कंज्यूमर हु आर सीवियरली एडिक्ट, तो जिनकी मजबूरी है ड्रग्स लेना, वन पार्ट इज द एडिक्ट्स जो आगे भी सप्लाई करते हैं, खुद भी कंज्यूम करते हैं, वन पार्ट इज दी नार्को टेरर एंगल जो इन्वॉल्व है मनी के लिए, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसके लिए। तो इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट उसमें एंगल्स हैं, उन सारी चीज़ों को अगर देख के हम बात करें, तो जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है उसको, उसके समाधान के लिए जो काम करना चाहिए, उसमें एक है लॉ एनफोर्समेंट, जो जो पुलिस करती है, जिसके लिए कि जहाँ पे आप ड्रग्स सप्लायर्स जो हैं, जो पेडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो बिग सप्लायर्स हैं, उनको ट्रैप करके उनको एज पर द लॉ बुक करके एनडीपीएस के केसेस में और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। दूसरा पार्ट है जो एंड यूजर है, जो विक्टिम है उसका, हम कह सकते हैं जो कंज्यूमर है, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट एंड सिविल डिपार्टमेंट करता है। उसमें उनकी डी एडिक्शन फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, डी एडिक्शन के लिए काम करना, डी एडिक्शन के बाद में उनके रिहेबिलिटेशन के काम करना, साथ में उनको, जैसे पंजाब में हमारे यहाँ पे ओट सेंटर्स हैं जो जिसको हम कहते हैं वो टैबलेट डिस्पेंस करते हैं, जो डी एडिक्ट्स को रिप्लेसमेंट करती है नशे से टैबलेट के ऊपर, तो ब्यूप्रिनोर्फिन जिसमें देते हैं और कुछ जो मेडिसिन देते हैं, तो वो उसका एक तो रिप्लेसमेंट करना, जो ड्रग्स हैं उसको रिप्लेस करके मेडिसिन पे लाया जाए,
जो कंट्रोल्ड मेडिसिन है उस पे, दूसरा डी एडिक्शन की तरफ लेके जाना और रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाना, प्लस एनफोर्समेंट, ये एक सारा पार्ट बनता है। इसके साथ-साथ ये सारी चीज़ों में से जो एनफोर्समेंट वाला पार्ट है वो पुलिस कर सकती है, जो दूसरा वाला पार्ट है वो डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट प्लस जो है इस सारी चीज़ को जो सक्सेसफुल बना सकता है वो ये है कि जो सोसाइटी जब खुद अवेयर होके और एक्टिव होके, आप देखते हैं कई बार आपने देखा होगा किसी बच्चे की डेथ होती है, पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चा 5 साल से एडिक्ट था और वो ड्रग लेके डेथ हो गई है उसकी। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि 5 साल से अगर बच्चा एडिक्ट है, तो उसके करेक्शन के लिए, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके डी एडिक्शन के लिए एफर्ट्स क्या एफर्ट्स हुए और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? अगर एफर्ट्स हुए थे, तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो सीन है उसमें लैप्स बहुत है। मतलब उसको बार-बार आप डी एडिक्शन सेंटर भर्ती करा देते हैं, बार-बार आप ओट सेंटर भर्ती करवा देते हैं, बट वो कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, लैप्स कर जाता है। जब लैप्स कर जाता है तो फिर वो किसी न किसी तरीके की ड्रग्स की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिससे वो डिमांड साइड कंट्रोल नहीं हो पाती है। वन पार्ट इज़ दिस। सप्लाई साइड पुलिस कंट्रोल करती है, एट द सेम टाइम जो है उसमें फिर जब डिमांड कहीं न कहीं से रहती है तो सप्लाई एक जगह से बंद होती है, दूसरी जगह स्टार्ट हो जाती है। रीज़न बीइंग द ईज़ी मनी फॉर द पेडलर्स। तो इस तरीके की चीज़ है, बट जो आपने बात करी कि कितना फ़र्क पड़ा है, एज एन ऑफिसर अगर ऑनेस्ट कन्फेशन हो तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी काम पुलिस ने किया है। और जब से सरकार ने अभी मार्च के बाद से नशा मुक्त पंजाब मिशन चलाया है, उसमें पिछले सालों की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा एनफोर्समेंट कार्रवाइयाँ हुई हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ-साथ जो लोग हैं, जो एडिक्ट्स हैं, उनको डी एडिक्शन के लिए भर्ती करवाया गया है और सेंटर भर्ती करवाया गया है। बट स्टिल लोगों के सहयोग के बिना ये चीज़ का समाधान पूरे तरीके से नहीं किया जा सकता। विलेज डिफेंस कमिटीज़ बनाई गई हैं, तो उसकी वजह से लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन पुलिस को मिल रहा है और उस चीज़ में काफ़ी, बट क्योंकि एक एडिक्ट है उसको ठीक होते-होते इट टेक्स टाइम। तो वो जो चीज़ है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में हुई हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी बेटर होंगी। पंजाब को ड्रग्स का एंट्री स्ट्रेट पॉइंट भी कहा जाता है। आपकी नज़र में कौन से बड़े रूट्स हैं ड्रग्स स्मगलिंग के? नहीं, इसमें मतलब पूरे कंट्री के लिए एक एंट्री पॉइंट पंजाब ही नहीं है, ये तो मतलब एक गलत परसेप्शन होगा। और भी बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, बट बीइंग इन द एडजॉइनिंग प्लेस टू द पाकिस्तान, मतलब पंजाब भी एक वल्नरेबल स्टेट है जिसमें, और अभी तो इसमें डायनामिक्स चेंज हो गया, ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स, एम्यूनेशन एंड ड्रग्स स्मगल हो रहा है। तो वन ऑफ दी हम कह सकते हैं कि और भी अलग-अलग जो पॉइंट्स हैं जिसमें पोर्ट्स के थ्रू भी आती हैं, जे-एंड-के के थ्रू भी आती हैं, बाकी जगह से भी आती हैं। तो बट ये जो पंजाब है वो भी काफ़ी सेंसिटिव और वल्नरेबल हो जाता है ड्रग्स स्मगलिंग के लिए। तो इस पे बट कार्रवाई भी काफ़ी हुई है। पिछले इस साल में तो काफ़ी 3 गुना, जैसे मैंने बताया आपको, तो 3 गुना 3 टाइम्स द रिकवरी हर साल के बजाय हुई है। इतना इंटेंसिव काम हो रहा है। यहाँ पे हमने भी जो ड्रोन्स की मूवमेंट है उसको कर्टेल करने के लिए काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट रिसेंटली किया है। ड्रग्स स्मगलिंग के ड्रोन से ड्रग्स स्मगलिंग के मामले भी लगातार मीडिया में आते हैं, लेकिन हर केस जनता के बीच तक नहीं आता होगा। तो इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? कितनी फ्रीक्वेंसी है इन केसेस की? देखो, अटेम्प्ट बहुत होते हैं नेबरिंग कंट्री की तरफ से, बीइंग दी एडजॉइनिंग, मतलब एरिया ये हमारा बिल्कुल पास ही पड़ता है सारा। तो इसमें बहुत अटेम्प्ट होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट अटेम्प्ट्स होते हैं, बट अब अभी हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी डिप्लॉयड हैं जिसमें काफ़ी, ये भी इनिशियल फेज में है, बट काफ़ी सक्सेस मिल रही है। और हमने इंटेंस डिप्लॉयमेंट भी किया है। तो मुझे लगता है अब आने वाले टाइम में काफ़ी उसमें सफलता मिलेगी, बट काफ़ी अटेम्प्ट होते हैं ड्रोन्स के थ्रू स्मगलिंग के और वेपन स्मगलिंग के और ड्रग स्मगलिंग के। जब भी कोई ड्रोन पकड़ा या गिराया जाता है तो उसकी फोरेंसिक जांच होती है, तो उससे कितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाती है? उससे काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, और हर ड्रोन जो है उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन डिटेल के अंदर होती है, जो भी लेड डाउन एसओपी है उसके हिसाब से। और जो हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उस काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। बाकी फिर फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट भी चल रहे हैं, तो उस तरीके से। अगर हम कोई 2 या 3 पॉइंट्स की बात करें कि अगर ड्रग्स की समस्या को पूरी तरह से खत्म करना है, तो सरकार को कौन-कौन से स्टेप्स लेने चाहिए?
सरकार स्टेप्स वैसे ले रही हैं, जो स्टेप्स और जो हमने डिस्कस किए, इसमें 3 चीज़ें हो जाएँगी। सबसे पहली जो सबसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की बात है, वो है सोशल पार्टिसिपेशन। सोसाइटल पार्टिसिपेशन इज़ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। वो इसलिए ये है कि सोसाइटी जो विक्टिम है, उसको इमीडिएटली रिहैबिलिटेट और डी-एडिक्ट करने के लिए अगर काम करना स्टार्ट कर दे, तो जो कंज्यूमर साइड का जो इश्यू है, वो काफ़ी हद तक टैकल हो जाता है। दूसरा काम है लॉ एनफोर्समेंट, जो पुलिस ऑलरेडी कर रही है। और तीसरा जो है, जो उनके रिहैबिलिटेशन और डी एडिक्शन की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो भी सरकार ने काफ़ी काम किया जिस पे। तो ये तीनों स्टेप्स ही हम पंजाब में फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इसमें प्रोग्रेस हुई है अभी। पुलिसिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा होता है? अक्सर हम सुनते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। क्या ये सच है? देखिए पुलिस, मैंने आपको बताया, बहुत अलग-अलग चीज़ों में जवाबदेह है। और जब हमने लोगों की बात सुननी है, जब हमने लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, तो पॉलिटिशियन इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो उसकी बात सुनना और उसकी सारी जायज़ चीज़ों का रिड्रेसल करना हमारी ज़िम्मेवारी है। हाँ, कहीं पे बात अगर गलत है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जब कन्वे करते हैं, तो मुझे लगता है सामने वाले समझते भी हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जहाँ पे बात ये होती है कि हम एक्सेप्टेंस ही कर देते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को सुनना ही नहीं है या उसकी बात ही नहीं माननी है, तो वो गलत होगा। क्योंकि हम अल्टीमेटली, हमारा पर्पज़ सेवा है, और वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पब्लिक की बात आप तक पहुँचाते हैं। जो पब्लिक आपके पास सीधे आती है, उसकी बात आप सीधे सुन सकते हैं। जो किसी के पास गई है अपनी फरियाद लेके और वो आपको फ़ोन करते हैं, तो आप बात उनकी सुनिए। सुन के उसका जो समाधान बनता है वो करिए। उसमें कोई ओवर रिएक्ट या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसको बड़ा ग्रेसफुल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। जहाँ पे कोई गलत बात कर रहा है, तो आप उसको कन्वे करके बताते हैं, तो मुझे लगता है ठीक होता है। तो जहाँ पे जो पब्लिक डीलिंग के साथ जो इन्वॉल्वड होगा, उसमें फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेवारियाँ भी ज़्यादा होंगी। मतलब आप मानते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर जैसा कुछ भी नहीं होता है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं होता है वाली बात नहीं होती है। प्रेशर तो होएगा ही, जवाबदेही होती है, क्राइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बट अगर कन्वे करते हैं, तो चीज़ें ठीक होती हैं, टैकल होती हैं। प्रेशर तो बहुत सारे प्रेशर हैं, उनमें से एक ये भी हो सकता है। प्रेशर तो हर तरीके का, मतलब पब्लिक का भी प्रेशर है, मीडिया का भी प्रेशर है, सीनियर ऑफिसर्स का भी प्रेशर है, ऑनरेबल कोर्ट्स का भी प्रेशर है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स कम है उसका भी प्रेशर है। तो ऑब्वियसली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का प्रेशर भी होएगा ही। तो उसमें कोई बात नहीं है, ऐसी ऐसी बात नहीं कि प्रेशर नहीं होता, प्रेशर होता है। तो प्रेशर में काम करने के लिए ही आपको आईपीएस बनाया गया है फिर। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए तैयार हो, वही तैयारी करे। एक एसएसपी के तौर पर आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? डेली रूटीन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इट स्टार्ट्स विथ 7 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, विथ मॉर्निंग कॉल्स, जब हम अपने एसएचओज और डीएसपीज के साथ में फॉलो अप डे की स्टार्ट करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करते हैं। उसके डे प्लान करते हैं, किस किस तरीके लॉ एंड ऑर्डर है, कोई पिछला क्राइम है, उसको फॉलो अप करना सारा। तो इट स्टार्ट्स विथ क्राइम डिस्कशन, बेसिकली द डे स्टार्ट्स विथ क्राइम डिस्कशन। तो सारे एसएचओ से कि रात को कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक हुआ, जो पेंडिंग क्राइम है उसका फॉलो अप, उनकी टास्किंग सारा करके, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली उनको काम पे लगा के सीनियर ऑफिसर्स को अकॉर्डिंगली ब्रीफ कर देते हैं, एंड देन दी डे स्टार्ट्स। ऑफिस डीलिंग, ऑफिस में आप अपना ऑफिस रूटीन फाइल्स डील करते हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद में आप फील्ड विजिट्स करते हैं। इन बिटवीन कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है या कोई क्राइम होता है, तो अकॉर्डिंगली आप टैकल करते हैं। देन इवनिंग में और सारा आपका जो सुपरविजन होता है, कोई कहीं पेट्रोलिंग है, कहीं फील्ड विजिट है, कहीं किसी कोई कोई मीटिंग है, तो उस तरीके से। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो रैंडम चैलेंजेज है आपके पास, उसी टाइम आना है और उसी को आपने टैकल करना है। ऐसा कुछ फिक्स रूटीन नहीं होता है, वो हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब हाँ, चीज़ें मतलब होती हैं। रूटीन फिक्स के नाम पे आप 50% फिक्स कह सकते हैं। 50% इट गोज़ रैंडम व्हेन द लॉ एंड ऑर्डर इज़ सेंसिटिव, व्हेन द डिस्ट्रिक्ट इज़ सेंसिटिव। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट इज़ लेस सेंसिटिव, देन यू कैन प्लान योर डे अप टू 70-80%। पुलिसिंग में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? या कौन-सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए इनबिल्ट? मुझे लगता है आपके अंदर लोगों के साथ, कमज़ोर के साथ खड़े होने की मन में आपकी इच्छा, आपकी कमिटमेंट, और किसी के साथ अन्याय ना होने देने की एक कमिटमेंट, और लोगों के साथ जस्टिस करने का आपका सेल्फ प्रॉमिस आपके पास होगा, तो आप, मुझे लगता है, अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं। आपकी नज़र में ऐसे वो कौन से लोग हैं जिन्हें सिविल सर्विसेज में नहीं आना चाहिए?
न सभी लोगों को सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, अलग-अलग टाइप के हर एप्टीट्यूड के लोगों के लिए सिविल सर्विसेज है। जिसका एप्टीट्यूड थोड़ा-सा रफ़ और रॉ होगा, जो फील्ड के चैलेंजेस लेना चाहता है, उसका फील्ड में वो आ सकता है। जिसका थोड़ा-सा सॉफ्ट और थोड़ा-सा डेलिकेटेड है, वो ऑफ़िस जॉब और ऑफ़िस प्रोफ़ाइल की चीज़ें देख सकता है। कोई टेकी है, वो टेक वाली चीज़ें देख सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं आना चाहिए, सभी का इट इज़ बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ द सोसाइटी, सभी लोगों को आना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। तो बट हाँ, येस इट इज़ चैलेंजिंग, तो और चैलेंजिंग, इट इज़ एवरीवेयर चैलेंजिंग। तो किसी को मतलब कम्फ़र्ट में रहना है तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा, बट अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने का के लिए तैयार है, तो फिर सिविल सर्विसेज़ उसके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। जैसे मैं देख पा रही हूँ आपकी यूनिफ़ॉर्म पे जो है मेडल लगा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, ये बेसिकली डीजीपीज़ कमेंडेशन डिस्क है। तो इसमें इस वाले में स्टार नहीं लगे हुए हैं, अदरवाइज़ जो दूसरी वाले में 2 स्टार लगे हुए हैं। तो इट इट बेसिकली इट इज़ अ कमेंडेशन बाय द डीजीपी पंजाब। तो जब भी कोई ऑफ़िसर अच्छा काम करता है किसी पर्टिकुलर केस में, या किसी पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, या किसी पर्टिकुलर स्पेशल ड्यूटी पे, तो फिर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, वो अपना कमेंडेशन के रूप में उसको फिर ये डिस्क देते हैं। तो it is a good reward and motivation by the head of the state to the officer. एक आईपीएस आप हैं, काफ़ी लोगों के सपने को आप जी रहे हैं इस समय पे। लेकिन अब आगे लाइफ़ में आप क्या चाहते हैं? व्हाट्स द पर्पज़ इन योर लाइफ़? Life is very purposeful, madam, and this is a serious business, you know. और ये बड़ा सीरियस टॉपिक भी आपने किया है। पर्पज ऑफ लाइफ, यू नो, टू आइडेंटिफाई एंड टू लिव अप टू दैट। तो दिस इज मोर बियॉन्ड देन, यू नो, बीइंग एन आईपीएस एंड सर्विंग एट अ पर्टिकुलर थिंग एंड दैट थिंग। सो इसका तो फिर बहुत स्पिरिचुअल साइड में मुझे लगता है हम चले जाएंगे, बट दी आई फील दी मेन पर्पज, जो मुझे सिंप्लीफाई अगर मैं कहूँ, कि मेरी लाइफ पर्पजफुल तभी है जब मेरी लाइफ से मेरे आसपास के कुछ लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होती है, देन माय लाइफ इज पर्पजफुल। अगर मैं खुद अकेला अपने सब कुछ के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी नैरो इन दैट पर्पज। तो द पर्पज इज कि आई कैन इम्पैक्ट मोर पीपल विथ अ पॉजिटिव चेंज एंड थ्रू आउट द लाइफ, एंड पॉजिटिव चेंज के साथ साथ बहुत से लोगों की लाइफ में जिसको हम कह सकते हैं वो डिपेंडेंट हो आप पे, या जो लुक फॉरवर्ड आप पे करे अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे पॉजिटिव सॉल्यूशंस के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि वो दी पर्पस विल बी सेटिस्फाइड। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बाकी यू नो दी पर्पस ऑफ द स्पिरिचुअल पर्पस इज डिफरेंट, एंड दी थिंग्स आर डिफरेंट, बट मुझे लगता है सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं करता हूँ, कि अगर आपकी लाइफ किसी के काम आ रही है, किसी की लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, किसी की प्रॉब्लम्स का समाधान कर रही है। आप एक बात समझिए, अगर मैं जो मैं अपने ऑफिसर्स को भी कहता हूँ सबको, कि एक बंदा जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, गुरुद्वारा साहब जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा रहा है, वो उस परमात्मा के आगे अरदास कर रहा है कि मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, और मतलब मुझे सेव करो किसी तरीके से, या मुझे हेल्प करो। और वो घूम फिर के बंदा आपके पास आता है, और उसकी प्रॉब्लम का समाधान आप बीइंग एन ऑफिसर कर पाते हैं। तो आप ये समझिए कि उसका फेथ इन गॉड, जो भी उसके आराध्य हैं, उसमें उसका फेथ इन द सिस्टम, उसका फेथ इन द लॉ, उसका फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर अपहोल्डिंग दैट। तो आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस चीज में। एट द सेम टाइम आप समझिए कि अगर आप उस पर्पज को अपहोल्ड नहीं कर पाते हैं, और वो आता है और उसके साथ आपकी इग्नोरेंस करके, या आपके किसी वजह से उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाता है, और उसके साथ इनजस्टिस ही चल रहा है आपके ध्यान में आने के बावजूद भी,
तो कितना बड़ा फेलियर उसको, चाहे आप कुछ भी अचीव कर लें लाइफ में, बट वो कितना बड़ा फेलियर होगा कि वो आपने कितनी सारी उम्मीदें तोड़ी होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर इस इंटेंशन से हर पुलिस ऑफिसर या हर सरकारी डिपार्टमेंट का ऑफिसर काम करे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए नॉर्मल क्लर्क, यू नो, ए पियन, ए कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल, थानेदार, कि वो जो आ रहा है उसकी प्रॉब्लम का समाधान करना अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसकी सेवा है। वो उसकी सेवा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है, वो उसकी सेवा भगवान की तरफ से है, जिसको भी वो मानता है। तो मुझे लगता है वो उसकी लाइफ का पर्पस, अपनी ड्यूटी डिलीवर करके उसके पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई इस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से देख के काम करता है तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पर्पस है। और अगर कोई नहीं समझता है तो फिर जो मर्जी पर्पस वो बनाई जाए, वो मुझे लगता है अपने आप के साथ झूठ बोलना होगा और खुद को और लोगों को धोखा देना होगा। मतलब आपका अब आपकी लाइफ का पर्पस सीधा लोगों से जुड़ना और जितना हो सके लोगों की मदद करना है। मेरी लाइफ का पर्पस सिंपल है मैडम, हम्म। कि अब एज एन पुलिस ऑफिसर मेरी लाइफ का पर्पस है टू प्रोटेक्ट पीपल एंड टू इंश्योर देम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज एन हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। So this is simple purpose. This is my responsibility also. This is purpose also. As an police officer. इसके अलावा अगर आप लाइफ के पर्पस की बात करते हैं तो वो भी उसमें, अगर चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे एज ए सिविलियन बात करें, फैमिली में बात करें, सोसाइटी में बात करें, तो देयर ऑल्सो द पर्पस रिमेन्स सेम, कि व्हेन यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग पॉजिटिव एंड यू आर नॉट डूइंग दैट, और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, और यू आर वेस्टिंग योर टाइम समवेयर एल्स, तो फिर आप, इसका मतलब आप डायरेक्शन लेस होके घूम रहे हैं या कहीं अलग अलग चल रहे हैं आप। तो ये मेरा मानना है। ओके जी। अब हमारा लास्ट सेक्शन है सर, रैपिड फायर। जी। यूनिफॉर्म पहनकर पहली बार जब मिरर में देखा तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया? दिस वाज अ डिफरेंट मोमेंट, तो ड्रीम केम ट्रू। ओके। ज्यादा टफ क्या है, आईपीएस की ट्रेनिंग या फिर पहली पोस्टिंग? आई वुड से बोथ वर गुड एंड बोथ वर, आई वुड से इंटरेस्टिंग। हाँ, टफ में डेफिनेटली फर्स्ट पोस्टिंग इज अ टफ असाइनमेंट। हाँ। वन वर्ड फॉर लाइफ इन पुलिस? इट इज यू नो वेरी सेटिस्फैक्टरी। ओके। स्ट्रेस बस्टर, वर्कआउट, म्यूजिक या फिर फैमिली टाइम? वर्कआउट। फेवरेट सॉन्ग या फिर कोई लास्ट सॉन्ग जो आपने सुना हो? अच्छा, फेवरेट सॉन्ग एक बहुत पुराना सा गाना है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के खुशी गीत के गाए गीत जा। गाए जा। सो दैट इज अ नाइस मोटिवेटिंग सॉन्ग। या फेवरेट स्ट्रीट फूड? आई वुड से वड़ा पाव, और वड़ा पाव इज गुड। राजस्थान से होके या पंजाब में रह के मुंबई की डिश वड़ा पाव। वड़ा पाव इज गुड। अगर मैं राजस्थान का पूछूं कोई फेमस फूड जो आप, दाल बाटी। फेवरेट फूड? दाल बाटी। हाँ ये जी। तो बहुत ऑब्वियस हो गया। हाँ, तो फिर और पंजाब का? पंजाब का आप कहोगे दाल मखनी। ओके। लास्ट सीरीज या मूवी जो आपने देखी हो? अभी तो भोकाल देख रहा हूँ मैं, पार्ट अरे 2। थोड़ा उसका भी रिव्यू दे दीजिए, मैं कि कैसी मूवी है। मैंने अभी नहीं देखी है, बहुत सुन लिया है कि हाँ काफी अच्छी मूवी है। सीरीज अच्छा है। वही वही जो बात आप बताएंगे कि इतना ऐसे, मतलब गन उठा के और सब लोगों को हम नहीं मार सकते। इट इज नॉट अलाउड एंड इट इज नॉट अप्रिशिएबल ऑल्सो। बट अब क्या हुआ होगा, वी आर वॉचिंग इट विद पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना जी। तो आपकी जिंदगी पर अगर कोई मूवी बने तो कौन सा एक्टर होगा जो आपको प्ले करे, आप चाहेंगे कि वो एक्टर आपका रोल प्ले करे? अच्छा, तो इट इज अ टफ क्वेश्चन, बट आजकल अक्षय खन्ना इज डूइंग ग्रेट। धुरंधर में काफी वाहवाही बटोर रहे हैं, तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ, इफ समथिंग हैपेंस लाइक दैट, तो देन ही वुड डू गुड, आई थिंक। वही आपके फेवरेट एक्टर की अगर बात करें तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर तो इट इज माय, यू नो, ट्रिब्यूट टू धर्मेंद्र जी ऑल्सो, तो ही इज माय फेवरेट। अगर पुलिस में ना होते तो कौन सा प्रोफेशन चुनते? हाँ, इट इज इंटरेस्टिंग। I like, you know, I like cooking also. So might be कुछ कैफे वैफे होता कुछ, या आई डोंट नो। हाँ, कैफे हो सकता था कुछ, या फिर कोई बिजनेस कर रहा होता। कुकिंग करते हैं आप?
हाँ, एज ए स्ट्रेस बस्टर कभी कभी कुछ अपने हाथ की फेवरेट चीज कौन सी है जो आप खुद बनाते हो, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? लहसुन की चटनी। अरे राजस्थानी वाली बात कर दी आपने तो फिर से। अगर आपको किसी एक सिटी में लाइफ लॉन्ग पोस्टिंग मिले तो वो कौन सी होगी? देखो वैसे तो चेंज होते रहे तो ज्यादा हाँ, बेटर है। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट। रोलर कोस्टर राइड हाँ, पसंद है रोलर आपको? कोस्टर राइड इज गुड, बट इन केस ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है और ऑप्शन कुछ नहीं होता तो देन आई वुड से जयपुर इज गुड। ओके। सबसे अजीब एक्सक्यूज जो किसी क्रिमिनल ने आपको पकड़े जाने पर दिया हो? क्रिमिनल क्रिमिनल के बजाय मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ कि क्रिमिनल से रिलेटेड नहीं है बट सिविलियन से रिलेटेड है। तो मेरे पास में मेरा एक सिक्योरिटी पर्सन था और मैंने कुछ पैरेट रखे हुए थे जो आते हैं, तो 2 पैरेट रखे हुए थे। समहाउ मेरी ट्रांसफ़र हुई तो वो पैरेट लेके गया। वो आई थिंक एक पैरेट की डेथ हो गई, तो जब उसको बोला पैरेट कहाँ रह गए और कुछ हुआ, तो उसने क्या किया, पैरेट की जगह एक दूसरा बर्ड डाल दिया उसमें ना। तो दैट वाज़ वेरी फ़नी। जब वो लेके आया उसको, तो उसको पूछा कि ये तो पैरेट नहीं लगता है। तो साहब इसका कलर उड़ गया है। ये है तो पैरेट ही, इसका कलर उड़ गया है। लेटर ऑन ही एक्सेप्टेड कि जी ये मैंने चेंज कर दिया बर्ड। तो इसका अदरवाइज जैसे पैरेट इज ऑब्वियसली ग्रीन और वो तो कुछ ग्रेइश टाइप का कलर का डाल दिया उसने कुछ, तो फिर देन ही सेड कि साहब इसका कलर उड़ गया। तो इस तरीके का एक वाकया है। अगर आपको अपने यंगर वर्जन यानी कि ट्रेनी आईपीएस को सिर्फ एक लाइफ एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मोर। ओके। अब एंड में लोगों के लिए या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या ओवरऑल लोगों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मतलब वैसे तो आइडियलिस्टिक हो जाएगा, बट सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान और एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए काम करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के। और दूसरा एक जो हर आदमी, जो आपने पर्पज ऑफ लाइफ की बात की, तो हर आदमी एक ऐसी भागदौड़ में लगा हुआ है जिसमें उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ी रेस में दौड़ रहा है। वेयर इज द सिचुएशन इज कि देर इज नो रेस गोइंग ऑन अराउंड यू। तो हम बिना रेस को पहचाने हम भागी जा रहे हैं, हम दौड़ी जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि हमने जाना कहाँ है। तो हियर कम्स द थिंग कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। तो चलो हर आदमी बहुत मुश्किल होगा हर आदमी के लिए पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना, बट मुझे लगता है कि हर आदमी रेस में दौड़ नहीं रहा है, इसलिए ज़बरदस्ती दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो रेस गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए जस्ट स्टॉप, calm down, think about it, and then move slowly. This is the advice for everyone, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे जो मर्जी हो। दूसरा, आई पर्सनली बिलीव कि जो लोगों के बीच में मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा हो गया है, आज कोई किसी पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। जो मॉरल्स एंड एथिक्स इतने डीग्रेड एंड डाउनग्रेड हो गए हैं कि पैसे के लिए और छोटे लालच के लिए कोई किसी भी हद तक जाके किसी को चीट कर सकता है, अपने मॉरल्स एथिक्स को किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसकी कोई हद नहीं है। और हम पुलिस वालों से ज़्यादा उसको कोई नहीं देखता है, क्योंकि द डार्केस्ट फेस ऑफ द सोसाइटी, डार्केस्ट फेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो एक पुलिस वाले को पता होता है, क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे हम लोग अलग-अलग टाइप के केसेस से डील करते हैं। तो आई वुड से कि एक इंसान में एक पुलिस वाले जितनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो वो कैसे होनी चाहिए? एक पुलिस वाला भाई को मारते हुए देखता है। एक पुलिस वाला बेटे को माँ को मारते हुए देखता है। एक पुलिस वाला रेयर केसेस में रेप के इंसिडेंसेस देखता है, जिसमें बहुत क्लोज रिलेटिव्स इस तरीके के इंसिडेंट्स। स्टिल ही बिलीव्स इन रिलेशंस, still he believes in the positivity of society, still he believes, still he walks, still he works. Similarly, we should not give up. We should see the positivity of the society, positivity of the surroundings, and we should keep going and moving positively. और जो दूसरा जो भागम भाग है, जिसमें अननेसेसरी एक टारगेट दे दिया गया है कि इतना पैसा होगा तभी लाइफ चलेगी, अदरवाइज तो पता नहीं क्या आसमान ज़मीन पे आके गिर जाएगा या क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज एंड वॉक स्लो, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ,
spend time with your families, spend time with the people you love around, and then you can chase your things. So dreams should be built up with a purpose. Dream should not be motivated with some materialistic achievements, कि आपकी ड्रीम ये इसलिए है क्योंकि यू वांट टू अचीव सम मटेरियल, एंड द मटेरियल इज मेनली इज मनी, whereas the things are totally different. जब when someone realizes after a long time कि यार जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था उसमें तो उतनी सेटिस्फेक्शन ही नहीं आई, या जिसको हम कहते हैं उसमें तो उतनी किक ही नहीं आई, तो किक है उन छोटी छोटी चीज़ों में जब आप लाइफ में पोज लेके अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बैठ के बात करते हैं, उनके साथ मोमेंट स्पेंड करते हैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट किक आई वुड से. तो इसलिए सभी लोगों के लिए मैसेज ये है कि जस्ट स्टॉप रनिंग, टेक ए पॉज, थिंक एंड देन वॉक. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए. थैंक यू बहुत सो बहुत मच शुक्रिया. मैडम. थैंक यू सो मच. तो ये थे हमारे साथ आईपीएस सुरेंद्र लांबा जी, जिनसे बहुत कुछ हमने जाना, चाहे वो यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर उनकी पर्सनल जर्नी से रिलेटेड हो या फिर उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, कि एक आईपीएस की लाइफ कैसी होती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं, किस तरह के केसेस उनके सामने आते हैं, और एक बॉलीवुड दुनिया से अलग आईपीएस की लाइफ कैसी है. काफ़ी कुछ हमने इनसे जाना और एक एंड में इन्होंने बहुत अच्छा सा मैसेज भी आप सभी लोगों के लिए दिया. उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी. तो अभी के लिए केवल इतना ही. जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कॉमेंट भी कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. अभी के लिए धन्यवाद. ऋषि जी और दीक्षा जी की टीम के साथ में आज इवोक इंडिया के लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया है. एक पॉजिटिव चेंज के लिए और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा और जो मेरी लाइफ की जर्नी है उसको मैंने एक तरीके से वापस रीलिव किया है आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करते हुए. साथ ही जब से आईपीएस में सर्विस में आया हूँ तब से लेकर और अभी तक की जर्नी को भी एक तरीके से वापस रीलिव किया है और बहुत सारे चेरिशिंग मोमेंट इस पॉडकास्ट के दौरान डिस्कस हुए हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इवोक इंडिया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा इसका फीडबैक शेयर करें. थैंक यू. जय हिंद.